कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा। ये कंप्लीट एक रिवीजन मोड रहेगा इस चैप्टर का। गैमेटोजेनेसिस होता है और जो सेक्स हार्मोन्स है उसका प्रोडक्शन होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस करने के लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड है वो बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री कम होना चाहिए। बाकी एपिडर्मिस एक स्ट्रेट ट्यूब है, स्ट्रेट नहीं होती, ये इस तरीके से पूरी कॉइल्ड होती है। टेस्टिस से स्पर्म्स बाहर कौन ले जा रहा है? तो आंसर है वासा इफ्रेंस। जो यूरिथ्रा की ओपनिंग है पेनिस पे उसी को यूरिथ्रल मियटस कहा जाता है। टेस्टिस से स्पर्म्स पहुंचते हैं तो सीमन का फॉर्मेशन होता है। स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड, इस तरह के बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इससे ब्लीडिंग नहीं होती है तो ऐसा माना जाता है कि कोई फीमेल वर्जिन नहीं है, पर ये सरासर गलत जो है, ये मिथ है एक तरीके का। निप्पल के आसपास ये जो डार्क पिगमेंटेड एरिया है इसको हम कहते हैं एरियोला। सेकेंडरी oocyte के कांटेक्ट में जब स्पर्म आएगा तभी मेयोसिस टू कंप्लीट होगा, और अगर नहीं आता स्पर्म तो कभी भी ओवम का फॉर्मेशन नहीं होगा। वो सेकेंडरी oocyte की फॉर्म नहीं रहेगा, ओवम का फॉर्मेशन नहीं करेगा। यूटेरस की एंडोमेट्रियम थिक कर रहे हैं ताकि पॉसिबल अगर प्रेगनेंसी हो तो उसको सस्टेन किया जा सके। स्पर्म जो है इस तरीके से वजाइना से होता हुआ यूटेरस, सर्विक्स, सर्विक्स से यूटेरस, फिर इस तरह से पहुंचता है एम्पिला में। तीनों हार्मोन्स बेटा केवल और केवल प्रेगनेंसी के वक्त ही रिलीज होते हैं एक फीमेल बॉडी में, लेकिन डिलीवरी नहीं हो पा रही तो ऐसे केस में डॉक्टर्स जो है ऑक्सीटोसिन इंजेक्ट कर देते हैं। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर घनश्याम जहांगीर, और ह्यूमन रिप्रोडक्शन का आज हम लोग कंप्लीट गन शॉट यहाँ पर जो है स्टडी करेंगे एक साथ में। पूरा कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा ये, ठीक है। तो इस मेन हम लोग जो काम करेंगे बेटा, देखो तरीका ये रहेगा कि एक डायग्राम के थ्रू, मतलब सिंपल डायग्राम्स के थ्रू मैं पूरा चैप्टर आपको जो है पूरी तरीके से रिवाइज करवा दूँ। ये कंप्लीट एक रिविजन मोड रहेगा इस चैप्टर का। देखिए सबसे पहले आपके सामने एक पिक्चर है, इस पिक्चर में कुछ फैमिली मेंबर्स दिख रहे होंगे आपको। इन फैमिली मेंबर्स में कोई भी एक जैसा नहीं दिखता, मतलब कि इन सब में क्या प्रेजेंट है? वेरिएशंस प्रेजेंट है। और ये वेरिएशंस कहाँ से आए? वेरिएशंस आए हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फायदा यही होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से वेरिएशंस आते हैं, और वेरिएशंस आते हैं तो होता है एवोल्यूशन। इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटर होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो जैसे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, जैसा आपने अमीबा में स्टडी किया होगा कि अमीबा किस तरीके से बाइनरी फिजन करके सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, बट उससे जो है वेरिएशंस नहीं आते। अगर ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो है सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं ह्यूमन बींग्स। इवेंट्स कौन कौन से होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा? तो देखो एक मेन आता है फर्टिलाइजेशन, यानी यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट। अब मेल और फीमेल गैमिट का जो यूनियन, दैट इज फर्टिलाइजेशन, उससे पहले के स्टेप्स यानी फर्टिलाइजेशन के पहले स्टेप्स कहलाएंगे प्री फर्टिलाइजेशन, और उसके बाद के स्टेप्स कहलाएंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेप्स, यानी फर्टिलाइजेशन से पहले होने वाले और फर्टिलाइजेशन के बाद में होने वाले। तो फर्टिलाइजेशन से पहले क्या क्या होता है? तो एक तो होगा गैमिटोजेनेसिस, यानी गैमिट का फॉर्मेशन, जिसमें स्पर्म बनेगा तो स्पर्मेटोजेनेसिस और ओवम बनेगा तो oogenesis कहलाता है। उसके बाद में गैमिट का ट्रांसफर होता है फ्रॉम दी मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट टू दी फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो पहले गैमिट का फॉर्मेशन, फिर गैमिट का ट्रांसफर। जब गैमिट का ट्रांसफर होगा तो दोनों गैमिट साइमल्टेनियसली एक जगह पे पहुंचेंगे जहाँ पे होगा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से जो एक डिप्लॉइड सेल बनता है दैट इज कॉल्ड एज जाइगोट, और फिर ये जाइगोट आगे फर्दर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है, और एम्ब्रियो कंप्लीट डेवलपमेंट जो एम्ब्रियो का होगा दैट इज कॉल्ड एज एम्ब्रियोजेनेसिस। इस एम्ब्रियोजेनेसिस में सेल्स डिवाइड भी होते हैं और सेल्स डिफरेंशिएट भी होते हैं। क्लियर? तो ये इवेंट्स रहते हैं बेसिकली। हम लोग सीधा शुरू करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझने से पहले ही हम लोग आपको एक बेसिक एनेटमी थोड़ा सा मैं आपको बॉडी का बता देता हूँ। देखो ये जो अपना बॉडी है, इस बॉडी में दिस अपर पार्ट इज कॉल्ड एज थोरेक्स, और ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसको कंबाइंडली कहा जाता है एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी, यानी एब्डोमन और पेल्विस। तो साथ में क्या कहेंगे? एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी, जिसमें ये वाला जो पोर्शन है दिस इज कॉल्ड एज एब्डोमन, ये पूरा एब्डोमन वाला पोर्शन रहता है। और ये जो ग्रीन कलर में आपको शो कर रखा है दिस इज कॉल्ड एज पेल्विस। तो बेसिकली जो अपना रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला पोर्शन है, चाहे वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, वो मेजरली कहाँ प्रेजेंट होता है? पेल्विस के अंदर। क्लियर? थोरेक्स और एब्डोमेन के बीच में तो आप सबको पता है क्लियर मसल प्रेजेंट रहती है जिसको हम कहते हैं डायफ्राम, लेकिन एब्डोमेन और पेल्विस के बीच में ऐसा कोई मसल या कोई बड़ा जो है सेगमेंट प्रेजेंट नहीं रहता जो इसको डिवाइड करता है। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ कॉमन टर्म्स में पहले ले लूँ, उसके बाद में हम लोग उसको और डिटेल में बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जिसको हम कहते हैं गोनेड। तो क्या होते हैं गोनेड? अब चाहे मेल हो या फीमेल हो, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन या गोनेड वो वाला पोर्शन है जहाँ पर एक तो गैमिट का फॉर्मेशन होता है यानी गैमिटोजेनेसिस होता है, और जो सेक्स हार्मोन्स है उसका प्रोडक्शन होता है। मेल में गोनाड हम कहेंगे टेस्टिस को, और फीमेल में हम कहेंगे ओवरी को। तो मेल में 2 टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं और फीमेल में 2 ओवरी प्रेजेंट होते हैं। एसेसरी डक्ट्स, इन डक्ट्स का काम क्या होता है? इन डक्ट्स का काम होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमिट्स, गैमिट्स का ट्रांसपोर्ट करना।
मेल में हम लोग रेटेटेस्टिस, वासा इफ्रेंशिया, एपिडिडाइमस, वास डिफरेंस की बात अभी थोड़ी देर में करेंगे। फिर हम बात करेंगे रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स की, ऐसे ग्लैंड्स की जिनका रिप्रोडक्टिव फ्लूइड बनाने में एक रोल प्ले रहता है, और ये फ्लूइड्स क्या करते हैं, कहाँ से बनते हैं, वो सब हम लोग स्टडी करेंगे अभी डिटेल में। ये केवल आप लोगों के लिए ट्रेलर है कि इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स में याद रखना है दो समाइनल वेसिकल, एक प्रोस्टेट ग्लैंड और एक बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। इनका नंबर जरूर याद रखना बेटा, है ना, कौन सी पेड है और कौन सी अनपेड है। अनपेड केवल एक होती है, प्रोस्टेट। और चौथा होगा एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जिसमें हम लोग बात करेंगे अबाउट पेनिस। तो चलो शुरुआत करते हैं हम लोग सबसे पहले प्राइमरी सेक्स ऑर्गन से बात कर लेते हैं। तो देखो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यानी गोनाड ह्यूमन बींग में मेल में कौन सा रहता है, टेस्टिस। ये टेस्टिस है। इस टेस्टिस के पोस्टीरियर पोर्शन पे आपको ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज एपिडिडाइमस। और इस टेस्टिस से एक डक्ट निकलता है जिसको हम कहते हैं वास डिफरेंस। ये जो टेस्टिस है, टेस्टिस एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है मेल में। ये देखो आप, ये पिक्चर दिख रहा होगा आपको, सी दिस इज पेनिस। और ये जो बैग लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं स्क्रोटम। ठीक है, याद रखना है स्क्रोटम एक ही होता है बेटा ना। बहुत से स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि दो स्क्रोटम प्रेजेंट होते हैं, नहीं, स्क्रोटम एक ही होता है। हाँ, बीच में एक सेप्टा जरूर प्रेजेंट होता है जो इनको दो पार्ट में डिवाइड करता है। तो स्क्रोटम के अंदर जो है ये टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। अब बिकॉज स्क्रोटम तो अपनी बॉडी के बाहर हो गया, इसका मतलब टेस्टिस भी कैसे हो गए, बॉडी के बाहर। ऐसे टेस्टिस को हम कहते हैं एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस, जो एब्डोमेन के बाहर प्रेजेंट होते हैं एक पाउच में जिसका नाम है स्क्रोटम। अब एब्डोमेन से बाहर ये क्यों प्रेजेंट है, उसका भी रीजन समझे आप। देखो अपनी जो बॉडी होता है उसका इंटरनल बॉडी टेम्परेचर रहता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और इतने टेम्परेचर पे स्पर्मेटोजेनेसिस एफिशिएंटली नहीं हो पाता। स्पर्मेटोजेनेसिस करने के लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड है वो बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री कम होना चाहिए, जो बॉडी के अंदर पॉसिबल नहीं है। इसलिए टेस्टिस को बॉडी के बाहर एक पाउच में रखा गया है जिसका नाम है स्क्रोटम। इट इज कवर्ड बाय अ डेंस कवरिंग। आप ये पिक्चर देखो, ये देखो ये टेस्टिस है, और इस टेस्टिस के ऊपर की कवरिंग देखो आप, कितनी सेवरल लेयर्स में कवरिंग प्रेजेंट होती है। इसलिए एनसीईआरटी कहती है कि इट इज कवर्ड बाय डेंस कवरिंग, ओवल शेप्ड है। और ये इसके डायमेंशंस है, 4 से 5 सेंटीमीटर लेंथ है और 2 से 3 सेंटीमीटर इसकी विड्थ रहती है टेस्टिस की। चलिए आगे ओवरऑल पूरा स्ट्रक्चर देखें। अगर हम टेस्टिस को स्टडी करें अगर ढंग से, देखो टेस्टिस का अगर मैं लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दिखाऊं आपको, यानी कि अगर टेस्टिस को इस तरीके से कट करके अगर आपको दिखाऊं, तो इस टेस्टिस के अंदर इस तरह के लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं बेटा। इनके डिविजन्स को हम क्या कहते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ये आपको 2 डायमेंशनल पिक्चर की तरह दिखाया मैंने एक तरीके से, इसलिए आपको लग रहा होगा कि होते हैं क्या सर, नहीं ऐसा नहीं है। एक टेस्टिस में करीब 250 लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अब हर लोब्यूल से, अब इस जो लोब्यूल है बेटा, इस लोब्यूल के अंदर कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती है जिनको हम कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये देखो आप, हर लोब्यूल के अंदर 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट है। ये लोब्यूल है, देखो यहाँ पे, ये पहला, ये दूसरा, इस तरह के 250 लोब्यूल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, और हर लोब्यूल के अंदर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होती है। और ये वही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है जहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। इनका ही मेन काम रहता है स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी टेस्टिस का काम है स्पर्मेटोजेनेसिस। और टेस्टिस में भी कौन और कहाँ स्पर्म बनते हैं, अंदर जाता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो लोब्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अब आप देखो, हर लोब्यूल के जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है इस तरीके से कुछ डक्ट के थ्रू बाहर आते हैं, और ये जो सारे डक्ट है वो कंबाइन होकर एक नेटवर्क बना देते हैं डक्ट्स का अगेन, और इस नेटवर्क को हम कहते हैं वासा इफ्रेंशिया। आप इस पिक्चर में भी देखो, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बाहर निकल के इस तरीके का एक नेटवर्क बना रहे हैं ट्यूब्यूल्स का, जिसको हम कहते हैं वासा रेटे टेस्टिस, सॉरी क्या कहा जाता है इनको, रेटे टेस्टिस। तो रेटे का मतलब होता है नेटवर्क, और टेस्टिस तो टेस्टिस है ही। टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट एक डक्ट का नेटवर्क क्या कहलाएगा, रेटे टेस्टिस। रेटे टेस्टिस फिर फर्दर यहाँ से जो है कुछ ट्यूब्यूल्स में ओपन होते हैं जिनको हम कहते हैं वासा इफ्रेंशिया। क्या वर्ड है, वासा इफ्रेंशिया। और ये वासा इफ्रेंशिया आगे चल के, अभी मैंने जो आपको पोस्टीरियर सरफेस पे एक एपिडिडाइमस दिखाया था, उस एपिडिडाइमस में ओपन हो जाता है। यहाँ देखो आप, ये वासा इफ्रेंशिया है जो इस तरीके से कहाँ से आ रही है, रेटेटेस्टिस से आ रही है वासा इफ्रेंशिया। और ये सारी वासा इफ्रेंशिया एक कॉइल्ड ट्यूब्यूल में ओपन होती है जिसको हम कहते हैं एपिडिडाइमस। अब बाहर से देखने से ये जैसे मैंने आपको यहाँ दिखाया, तो यहाँ तो ऐसा लग रहा होगा कि एपिडिडाइमस एक स्ट्रेट ट्यूब है, स्ट्रेट नहीं होती, ये इस तरीके से पूरी कॉइल्ड होती है। बेसिकली स्पर्म्स का जो फंक्शनल मैच्योरेशन है वो इस एपिडिडाइमस में होता है, इसलिए एपिडिडाइमस का लेंथ बढ़ाने के लिए इसको इस तरीके से कॉइल्ड किया जाता है। और ये एपिडिडाइमस टेस्टिस के जो है वो पोस्टीरियर सरफेस पे हमेशा प्रेजेंट होगी। बाद में यही एपिडिडाइमस कंटिन्यू होकर एक स्ट्रेट ट्यूब बनाती है जिसका नाम है वास डिफरेंस, और ये वास डिफरेंस टेस्टिस से पोस्टीरियर सरफेस से होते हुए निकलता हुआ
स्क्रोटम से सीधा कहाँ पहुंचता है, ऊपर एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। तो क्लियर, मैं एक बार वापस बता देता हूँ। देखो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, इन लोब्यूल्स के अंदर प्रेजेंट है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स 1 से 3। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से जो डक्ट्स निकल रही है, एक नेटवर्क बनाती है जिसको हम कहते हैं रेटेटेस्टिस। रेटेटेस्टिस से निकलती है वासा इफ्रेंशिया। वासा इफ्रेंशिया सारी कंबाइन होकर एक डक्ट बनाती है जिसका नाम है एपिडिडाइमस, और एपिडिडाइमस कंटिन्यू होकर बनाती है वास डिफरेंस। तो आपको ये पाथवे याद रखना है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, रेटेटेस्टिस, वासा इफ्रेंशिया, एपिडिडाइमस और वास डिफरेंस। यहाँ पे आप एग्जाम में जाके कंफ्यूज हो जाओगे कि सर हम वासा इफ्रेंशिया और वास डिफरेंस में कंफ्यूज हो गए कि कौन सा कहाँ प्रेजेंट है। तो बेटा तरीका बताता हूँ आपको याद करने का, समझने का। आपने ये वर्ड सुना होगा कई बार, इफरेंट, यानी जैसे आपने इफरेंट आर्टीरियल और एफरेंट आर्टीरियल पढ़ा होगा। इफरेंट आर्टीरियल जो नेफ्रॉन से लेकर जाता था, दैट इज इफरेंट। वैसे ही टेस्टिस से स्पर्म्स बाहर कौन ले जा रहा है, तो आंसर है वासा इफ्रेंशिया। देखो वास डिफरेंस जो है वो तो बिल्कुल ही टेस्टिस के बाहर है, लेकिन वासा इफ्रेंशिया टेस्टिस के अंदर ही प्रेजेंट होता है। ये डायग्राम देख के आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये बाहर है, ऐसा नहीं होता, ये उसके अंदर प्रेजेंट होता है। और जो एपिडिडाइमस है ये इसके पोस्टीरियर सरफेस पे अच्छे से कवर रखता है इसको। तो टेस्टिस से स्पर्म्स को बाहर कौन लेके जाता है, वासा इफ्रेंशिया, इसलिए इसको वासा इफ्रेंशिया कहा जाता है। अब चलते हैं वास डिफरेंस के पास, चलते हैं वापस। तो देखो यहाँ पर ये टेस्टिस, टेस्टिस के ऊपर ये एपिडिडाइमस, और इससे क्या निकला, वास डिफरेंस। अब ये वास डिफरेंस स्क्रोटम से बाहर निकलेगा और ऊपर जाएगा एब्डोमिनल कैविटी में। एब्डोमिनल कैविटी में आपको पता होगा ऊपर यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट है। इस यूरिनरी ब्लैडर से एक डक्ट निकलता है जिसको कहा जाता है यूरिथ्रा। ये देखो यूरिथ्रा, ये यूरिथ्रा हो गई। ये यूरिथ्रा पहले तो प्रोस्टेट में प्रेजेंट होगी, ये देखो ये प्रोस्टेट है। ये यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के नीचे एक ऑर्गन जिसका नाम है प्रोस्टेट, ये बेसिकली रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है। इसके अंदर जो डक्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज यूरिथ्रा, और ये यूरिथ्रा ही आगे चल के पेनिस में प्रेजेंट होती है। यानी ये आप कह सकते हो कि यूरिथ्रा के दो पार्ट हो गए, पहला पार्ट प्रोस्टेट में प्रेजेंट है, दूसरा पार्ट पेनिस में प्रेजेंट है, और ये पेनिस से बाहर ओपन होती है वाया एन ओपनिंग कॉल्ड एज यूरिथ्रल मिएटस। ये जो यूरिथ्रा की ओपनिंग है पेनिस पे, उसी को यूरिथ्रल मिएटस कहा जाता है। तो यूरिन का पाथवे कुछ ऐसा पढ़ा था हमने कि यूरिनरी ब्लैडर और फिर यूरिथ्रा जो पेनिस और प्रोस्टेट में प्रेजेंट है। अब हम चलते हैं वापस अपने वास डिफरेंस पे। तो ये वास डिफरेंस एब्डोमेन में आएगा, फिर यूरिनरी ब्लैडर पे इस तरह का एक लूप लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, देखो ऐसा लूप बनाया। और वास डिफरेंस ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा वास डिफरेंस है, लेकिन वास डिफरेंस का जो सबसे लास्ट पोर्शन अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पर, ये देखो ये वास डिफरेंस का सबसे लास्ट पोर्शन, ये इस तरीके से डायलेटेड रहता है, थोड़ा सा फैला हुआ टाइप रहता है, जिसको हम कहते हैं एम्प्यूला। एम्प्यूला बेसिकली बॉडी में कहीं पे भी अगर आपको एम्प्यूला वर्ड मिले तो आप समझ लेना ये एक वाइड पार्ट की बात की जा रही है। तो वास डिफरेंस का सबसे लास्ट पार्ट इज कॉल्ड एज एम्प्यूला। क्लियर। अब ये जो एम्प्यूला है, ये एम्प्यूला आगे चल के ये प्रोस्टेट के यूरिथ्रा में, इसका जो सीक्रेशन है कहाँ आएगा, प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा के अंदर। अब यहाँ पे जब ये एम्प्यूला, इधर देखो आप, ये जो एम्प्यूला है, अब ये एम्प्यूला यहाँ से कहाँ जाएगा, यूरिथ्रा के अंदर। लेकिन यूरिथ्रा में एंटर करने से पहले इसके साथ में समाइनल वेसिकल का एक डक्ट आपको ओपन हो जाता है। ये देखो जैसे ही समाइनल वेसिकल है, ये पिक्चर देखो आप, दिस इज समाइनल वेसिकल। मैंने आप रिप्रोडक्टिव जो ग्लैंड्स बताई थी मेल में, उसमें बताई थी एक तो समाइनल वेसिकल, एक प्रोस्टेट और बल्बो यूरिथ्रल, ठीक है। समाइनल वेसिकल्स, एक प्रोस्टेट और दो बल्बो यूरिथ्रल, ठीक है। समाइनल वेसिकल का जो निकलता है समाइनल वेसिकल से, ये डक्ट इस एम्प्यूला के साथ कंबाइन हो जाता है और एक कॉमन डक्ट का फॉर्मेशन करता है। वापस देखो ये क्या है, ये है एम्प्यूला, ये क्या है, समाइनल वेसिकल। तो समाइनल वेसिकल का डक्ट और एम्प्यूला दोनों कंबाइन होकर एक कॉमन डक्ट बनाते हैं जिसको हम कहते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। ये वाले डक्ट की बात कर रहा हूँ, देखो ये इजैकुलेटरी डक्ट है। और ये इजैकुलेटरी डक्ट फिर आगे चल के किस में ओपन हो गई, ये ओपन हो गई यूरिथ्रा के अंदर, जो कहाँ प्रेजेंट है, प्रोस्टेट में। तो ये कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है कि एम्प्यूला और सेमिनल वेसिकल का डक्ट मिलके बनाते हैं इजैकुलेटरी डक्ट, जो ओपन होती है बाद में यूरिथ्रा के अंदर। और अब ये यूरिथ्रा आगे चली जाएगी पेनिस के अंदर और पिनाइल यूरिथ्रा का फॉर्मेशन कर देगी। तो इस तरीके से जो स्पर्म्स का पाथवे अगर आपको पूछा जाए तो मैं पूरा आपको एक साथ स्पर्म का पाथवे बताता हूँ। तो बनेगा कहाँ, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, वहां से कहाँ गया, रेटेटेस्टिस, रेटेटेस्टिस से वासा इफ्रेंशिया, एपिडिडाइमस, वास डिफरेंस, वास डिफरेंस से ये आएगा इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट के प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा, और फिर वहां से आ जाएगी कहाँ पर, पिनाइल यूरिथ्रा के अंदर। तो ये ओवरऑल जो है
प्रेजेंट रहता है सिस्टम। एनसीईआरटी लिखती है कि वास्ट डिफरेंस एब्डोमेन में असेंड करती है यानी ऊपर की तरफ चढ़ती है, यूरिनरी ब्लैडर पे लूप बनाती है और ये समाइनल वेसिकल के डक्ट के साथ कंबाइन होकर इजैकुलेटरी डक्ट का फॉर्मेशन करता है जो यूरिथ्रा में ओपन होता है, यूरिथ्रा पेनिस में एक्सटेंड करता है और बाहर की तरफ ओपन होता है कॉल्ड एज यूरिथ्रल मीएटस। तो ये ओवरऑल पूरा पाथवे रहता है स्पर्म्स का। चलो फिर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं पेनिस की बात करते हैं। पेनिस का फंक्शन क्या होता है बेटा? तो पेनिस का फंक्शन होता है कॉपुलेशन और कॉपुलेशन करने के लिए पेनिस का हार्ड होना जरूरी है जिसको कहा जाता है इरेक्शन। और इस इरेक्शन के लिए पेनिस इज मेड अप ऑफ अ स्पेशल टिश्यू जो इरेक्शन में हेल्प करता है। एग्जैक्ट कौन सा टिश्यू है वो हम लोग नहीं लेंगे बिकॉज हम यहाँ पे बेसिकली एनसीईआरटी का ही जो है गन शॉट है आप लोगों के लिए। तो आप बिल्कुल ये ध्यान रखें कि इस तरह का एक स्पेशल टिश्यू रहता है स्पॉन्जी टिश्यू जिसके अंदर ब्लड भरने की वजह से जो है पेनिस का इरेक्शन होता है। इरेक्शन का मतलब उसका हार्डनिंग हो जाना, उसका एनहांसमेंट हो जाना ताकि इंसेमिनेशन क्या होता है? इंसेमिनेशन का मतलब होता है सेमन का फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में पहुंचना इंसेमिनेशन कहलाता है जो बेसिकली कॉपुलेशन के बाद किया जाता है। तो कॉपुलेशन में और इंसेमिनेशन को फैसिलिटेट करती है पेनिस जो है हार्डनिंग होती है, उसकी इरेक्शन की जाती है। अब पेनिस में यूरिन भी प्रेजेंट होता है और सीमन भी प्रेजेंट होता है इरेक्टाइल कॉपुलेटरी ऑर्गन में। पेनिस का अगर हम स्ट्रक्चर देखें बेटा तो पेनिस का जो एंटीरियर पोर्शन है वो इस तरीके से एनलार्ज्ड रहता है, ठीक है। इसका शेप बिल्कुल ऐसा है ताकि जो है कॉपुलेशन इजीली किया जा सके। ये जो एनलार्ज पोर्शन है एंटीरियर वाला इसको कहा जाता है ग्लैंस पेनिस और इस ग्लैंस पेनिस के ऊपर ये जो स्किन प्रेजेंट है बेटा इस स्किन को जो है कहा जाता है प्रीप्यूस या फिर फोर स्किन इसको कहा जाता है। लूज फोल्ड होता है स्किन का जो ग्लैंस पेनिस को कवर करती है। और ये देखो मैंने आपको यूरिथ्रल मीएटस दिखाया था कि यूरिथ्रा की ओपनिंग पेनिस के ऊपर होती है दैट इज कॉल्ड एज यूरिथ्रल मीएटस। चलिए फिर एसेसरी ग्लैंड्स की बात करते हैं हम लोग। तो एसेसरी ग्लैंड्स में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि एक ये प्रेजेंट हो गई प्रोस्टेट और ये हो गई दो समाइनल वेसिकल, ठीक है। ये एक इस तरफ और एक दूसरी तरफ प्रेजेंट होती है। और ये जो प्रोस्टेट से यूरिथ्रा निकला, इस प्रोस्टेट से निकलने के बाद यूरिथ्रा कहाँ एंटर करेगा? पेनिस में। तो ये जो बेस ऑफ द पेनिस है, ये वाला पोर्शन बेस ऑफ द पेनिस, जहां पर यूरिथ्रा पेनिस में जस्ट एंटर कर रही है वहां पे दो छोटी छोटी बल्ब लाइक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, इसलिए इनका नाम है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। यानी बल्ब लाइक प्रेजेंट है और कहाँ प्रेजेंट है? यूरिथ्रा की दोनों साइड में। जैसे अगर ये यूरिथ्रा है और ये जस्ट अब पेनिस में एंटर करने ही वाली है तो एक दोनों तरफ, एक इस तरफ बल्बो यूरिथ्रल और एक इस तरफ बल्बो यूरिथ्रल, यानी दो बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। अब ओवरऑल ये जो मैंने आपको बताया, अब ये तीनों ग्लैंड्स यानी समाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट और बल्बो यूरिथ्रल, ये तीनों मिलकर एक रिप्रोडक्टिव फ्लूइड बनाती है जिसको हम कहते हैं सीमन। क्या कहा जाता है इसको? सीमन। इस सीमन को बनाने में मेजर रोल समाइनल वेसिकल का है। 2/3 सीमन यहाँ से बनता है, 1/3 प्रोस्टेट ग्लैंड से बनता है और एक माइनर पोर्शन जो है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड या काउपर्स ग्लैंड से भी आता है। लेकिन काउपर्स ग्लैंड और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड का एक और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है बेटा कि ये ग्लैंड्स जब सेक्सुअल अराउजल होता है, जब सेक्सुअल अराउजल होता है तब एक एल्कलाइन फ्लूइड रिलीज करती है जो पेनिस का लुब्रिकेशन करती है ताकि कॉपुलेशन इजीली किया जा सके। बिकॉज एक फ्रिक्शन वाला प्रोसेस रहेगा कॉपुलेशन, तो उसका लुब्रिकेशन जरूरी है। और ये लुब्रिकेशन किसकी वजह से होता है? काउपर्स ग्लैंड या फिर बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स। चलो फिर बेसिकली एक सीमन की बात कर लेते हैं यहाँ पे। सीमन वो अपना रिप्रोडक्टिव फ्लूइड जो बेसिकली इंसेमिनेट किया जाता है फीमेल में, उसको हम कहते हैं सीमन। इस सीमन का जो लिक्विड वाला पोर्शन है ये बनेगा समाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट और बल्बो यूरिथ्रल से, जिसको कहा जाता है समाइनल प्लाज्मा। ये ध्यान रखना है बेटा, द लिक्विड वाला पोर्शन क्या कहलाता है? समाइनल प्लाज्मा। जैसे आप ब्लड में ब्लड प्लाज्मा बोलते हो लिक्विड वाला पोर्शन, वैसे ही सीमन का लिक्विड वाला पोर्शन समाइनल प्लाज्मा कहलाता है। और इस समाइनल प्लाज्मा में जब स्पर्म्स एंटर करते हैं तब जाकर वर्ड क्या बनता है? सीमन। तो सीमन और समाइनल प्लाज्मा अलग है। अब स्पर्म तो कहाँ से आएंगे? टेस्टिस से। यानी सेमिनल प्लाज्मा में जब टेस्टिस से स्पर्म्स पहुंचते हैं तो सीमन का फॉर्मेशन होता है। इस सीमन का कंपोजिशन बहुत शॉर्ट में अगर हम एनसीईआरटी बेस्ड ले तो एक तो इसमें प्रेजेंट होता है बेटा फ्रक्टोज। फ्रक्टोज एनर्जी सोर्स का काम करेगा स्पर्म्स के लिए, क्योंकि जो स्पर्म्स का मूवमेंट होता है, जो उस मूवमेंट के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है और वह एनर्जी कहाँ से आएगी? फ्रक्टोज से आएगी। उसके अलावा उसमें कैल्शियम प्रेजेंट होते हैं और कुछ एंजाइम्स जो है इसमें प्रेजेंट होते हैं। नॉर्मली एक मेल में 1 ml ऑफ सीमन में 20 से 120 मिलियन स्पर्म्स जो है प्रेजेंट रहता है। इस तरह का एक थोड़ा सा विस्कस फ्लूइड रहता है ये सीमन। और ये कुछ डेटा है बेटा, आपको ध्यान रखना है कि एक बार जब कॉइटस होता है तो उस कॉइटस में 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स रिलीज किए जाते हैं। अगर फर्टिलिटी नॉर्मल है तो एटलीस्ट 60% स्पर्म्स का नॉर्मल शेप और साइज, यानी उनका जो मॉर्फोलॉजी है वो नॉर्मल होना चाहिए अगर नॉर्मल फर्टिलिटी रखनी है तो।
नॉर्मल फर्टिलिटी तभी पॉसिबल है जब 60% स्पर्म्स का जो मॉर्फोलॉजी है वो नॉर्मल रहे, और इन 60% स्पर्म्स में से एटलीस्ट 40% के पास विगरस यानी इंटेंस मोटिलिटी होनी चाहिए। तो पहले तो 60% का नॉर्मल मॉर्फोलॉजी हो और उसमें से भी 40% के पास अगर विगरस मोटिलिटी है, तभी जो है फर्टिलाइजेशन हो पाएगा, यानी कि फर्टिलिटी हम इस केस को कंसिडर करते हैं। चलिए फिर हम बात करते हैं टेस्टिस का हिस्टोलॉजी, यानी कि उसकी टिश्यू की स्टडी। हिस्टोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ टिश्यू को हम कहते हैं हिस्टोलॉजी। तो एक काम करते हैं बेटा, हम लोग जब टेस्टिस की स्टडी करते हैं, इसका जब सेक्शन देखते हैं हम, तो हमें उसके अंदर सेमिनिफेरस इस तरीके से दिखाई देती है। ये देखो, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, ये सारी क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, जैसा अभी हमने देखा कि ये स्पर्म का फॉर्मेशन करने में हेल्प करती है। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बोला, ट्यूब्यूल मतलब अंदर से हॉलो होगी वो बिल्कुल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। तो ये देखो, मैं एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आपको यहाँ शो कर रहा हूँ। ये बीच वाला हॉलो पोर्शन क्या कहलाता है? ल्यूमन। और ये कहलाएगी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की वॉल। इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की वॉल के अंदर दो मेजर तरह के सेल्स प्रेजेंट होंगे। एक प्रेजेंट होंगे तो इसके जर्मिनल सेल्स और उनके डिफरेंट स्टेजेस। हम थोड़ी देर में स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ेंगे, आपने पढ़ा होगा इनफैक्ट कि किस तरीके से स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड, इस तरह के बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो वो लीनियस प्रेजेंट होगा पूरा, और उसके अलावा इसमें प्रेजेंट होते हैं आपके मेनली सर्टोली सेल्स, नर्स सेल जिनको कहा जाता है, जो इन जर्म सेल्स का नरिशमेंट जो है प्रोवाइड करते हैं। तो और ल्यूमन में क्या प्रेजेंट होगा? तो ल्यूमन में जो है प्रेजेंट होता है स्पर्म टेल, यानी जो स्पर्म का फॉर्मेशन होगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। ये पिक्चर देखो आप, तो जो स्पर्म का हेड है वो इस तरीके से वॉल के अंदर एम्बेडेड है। ये वॉल में इसलिए एम्बेडेड है क्योंकि इसके वॉल में सर्टोली सेल्स प्रेजेंट है, जहाँ से ये न्यूट्रिशन ले रहा है। और इसकी जो टेल है इस तरीके से प्रेजेंट होती है कहाँ पर? ल्यूमन के अंदर, यानी ल्यूमन में ये जो टेल है वो जो है मूव करती रहती है। आप एनसीईआरटी की पिक्चर देखो बेटा, इस एनसीईआरटी के पिक्चर में से लेकर यहाँ तक तो पूरी वॉल हो गई सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की। और देखो किस तरीके से इस वॉल में स्पर्मेटोगोनियम, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, हुआ, ये सारे के सारे स्टेज देखने को मिल रहे हैं जो आप स्पर्मेटोसिस में पढ़ते हो। और इसके अलावा डेवलपमेंट का काम करते हैं। और एक चीज नोट करो आप, इस ल्यूमन के अंदर आपको सारी टेल्स देखने को मिलेगी। तो ये बेसिकली हिस्टोलॉजी रहती है। अब इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में अगर आप देखोगे तो देखो ये ट्यूब्यूल्स, और इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में आपको जो स्पेस दिखती है इसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। इस इंटरस्टिशियल और बहुत इंपॉर्टेंट इंटरस्टिशियल सेल्स या फिर लेडिक सेल्स, बिकॉज इंटरस्टिशियल स्पेस में प्रेजेंट है, इस इंटरस्टिशियल सेल कहलाते हैं। लेडिक सेल का काम होता है एंड्रोजन्स रिलीज करना। क्या है एंड्रोजन्स? सभी मेल सेक्स हार्मोन्स के ग्रुप को कहा जाता है एंड्रोजन्स। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन आता है वो कौन सा आता है? टेस्टोस्टेरोन। तो यस, टेस्टोस्टेरोन इज रिलीज्ड बाय लेडिक सेल्स और सर्टोली सेल का नरिशमेंट। डिफरेंस ध्यान रखना बेटा आपको सर्टोली सेल्स और लेडिक सेल्स में। बस बता दे रहा हूँ, सर्टोली सेल तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की वॉल में प्रेजेंट है और लेडिक सेल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर प्रेजेंट है। उसके अलावा सर्टोली सेल नरिशमेंट का काम कर रही है और लेडिक सेल एंड्रोजन फॉर्मेशन का काम करती है। ये ओवरऑल जो है टेस्टिस का हिस्टोलॉजी या टिश्यू की स्टडी रहती है। चलो एक बार मैं एनसीईआरटी का फिगर दिखा देता हूँ आपको पूरा। देखो एनसीईआरटी के फिगर में ये स्क्रोटम, ये टेस्टिस, एपिडिडाइमस, वास डिफरेंस, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर लूप बनाता हुआ, ये एम्पुला, सेमाइनल वेसिकल कंबाइन होकर बनी इजैकुलेटरी डक्ट, ये यूरिनरी ब्लैडर, यूरिथ्रा, ये पिनाइल यूरिथ्रा, यहाँ पे प्रेजेंट है बेस पे बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। बाकी पीछे की फोटोग्राफ देखोगे तो ये रेक्टम वाला पोर्शन, रेक्टम की ओपनिंग को कहते हैं एनस। ओके, ये ओवरऑल जो है स्ट्रक्चर रहेगा। ये पेनिस हो गया, ये पेनिस के ऊपर जो ओपनिंग रहती है यूरिथ्रल मिएटस, और ये एंटीरियर पोर्शन ग्लैंस पेनिस, और उसके ऊपर क्या स्किन कहलाती है? फोर स्किन। तो डायग्राम है एनसीईआरटी का, ये इस तरीके से अगर आप देखें इसको तो ये इसको इन्होंने कट कर रखा है। तो इसमें तो ये तो दिख गया आपको टेस्ट के लोब्यूल्स पे, इसके अंदर ये नेटवर्क यहाँ जो प्रेजेंट है रेटेटेस्टिस, ये वासा इफ्रेंशिया, ये एपिडिडाइमस, और ये वास डिफरेंस देखने को मिल रहा है इधर। ये पेनिस वाला स्ट्रक्चर, पेनिस के अंदर यूरिथ्रा प्रेजेंट है, एंटीरियर पोर्शन अगेन ग्लैंस पेनिस, इसके ऊपर का स्किन फोर स्किन, ये टेस्टिस हो गई। देखो बेस ऑफ द पेनिस पे दो बल्ब लाइक ग्लैंड्स, क्या नाम है? बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। ये प्रोस्टेट ग्लैंड पूरी, इस प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर का यूरिथ्रा यहाँ से आ रहा है। ये वेस्ट डिफरेंस, वेस्ट डिफरेंस का ये डायलेटेड पार्ट क्या कहलाएगा? एम्पुला। यहाँ देखो आपको क्लियर दिख रहा होगा वेस्ट डिफरेंस, ये इसका डायलेटेड पार्ट जो है ये कहलाता है एम्पुला। और ये समाइनल वेसिकल, और इन दोनों से कंबाइन होकर बनता है इजैकुलेटरी डक्ट जो प्रोस्टेट में ओपन होता है। तो ये ओवरऑल एनसीईआरटी के
फिगर से। फिर एनसीईआरटी ने हिस्टोलॉजी का भी एक डायग्राम दे रखा है। इस पिक्चर में देखो अगर आप, तो आपको यहाँ पे ये पूरा दिख रहा है सेमिनिफेरस ट्यूब बीच में दिख रहा है आपको ल्यूमन, और यहाँ देखो आपको टेल दिख रही होगी इस पर। तो कितने क्लियर और अच्छे डायग्राम्स एनसीईआरटी के। ये इंटरस्टिशियल स्पेसिस जिनमें इंटरस्टिशियल सेल्स या लेडिक सेल्स प्रेजेंट है। बाकी आपको इसमें स्पर्मेटोगोनिया अलग अलग स्टेजेस में देखने को मिलेंगे, स्पर्म्स देखने को मिलेंगे ल्यूमन की तरफ, हेड सेल में एम्बेडेड रहता है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें बेटा, तो अगेन वही चीज है। शुरुआत करता हूं मैं इसके गोनेट से, जिसका नाम है ओवरी। क्या करेगी, का फॉर्मेशन और प्लस फीमेल सेक्स हार्मोन्स का प्रोडक्शन। ओवरी 2 से 4 सेंटीमीटर दो स्ट्रक्चर्स, ये ओवरी है, और ये जो ओवरी है ये यहाँ देखो एक लिगामेंट जिसको कहा जाता है ओवेरियन लिगामेंट, इसकी हेल्प से यूटेरस से कनेक्टेड है, और प्लस ये लिगामेंट की हेल्प से पीछे जो वॉल है अपनी बॉडी वॉल उससे भी कनेक्टेड रहती है। तो ये ओवरी हो गई 2। इस ओवरी के पास से जो एक डक्ट निकलता है जिसको हम कहते हैं ओविडक्ट या फिर फेलोपियन ट्यूब। यानी बेसिकली क्या काम है इसका, कि ओवरी से जो सेकेंडरी oocyte रिलीज होगा वो सेकेंडरी oocyte को कलेक्ट किया जाता है और ये यहाँ पे पहुंचता है फेलोपियन ट्यूब में, और ये फेलोपियन ट्यूब कनेक्टेड होती है एक पेयर शेप्ड स्ट्रक्चर से जिसको कहते हैं यूटेरस। यूटेरस यानी कि वॉम्ब, ये वही जगह है जहाँ पर जो है एक चाइल्ड का डेवलपमेंट होता है। तो ये वॉर्म कहलाएगा। इस वॉर्म को या इस यूटेरस को अगर आप देखो बेटा इस ढंग से देखना, इस यूटेरस यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा पोर्शन, ये पूरा पोर्शन यूटेरस है। इस यूटेरस के 2 पार्ट है। जो ऊपर वाला आपको बड़ा सा पार्ट दिख रहा है 2/3 पार्ट, इसको तो कहा जाता है फंडस या फिर बॉडी। इम्प्लांटेशन या चाइल्ड का डेवलपमेंट यही होता है। लेकिन इसी यूटेरस का जो नीचे वाला पोर्शन है, दिस पोर्शन, ये काफी नैरो है। ये पूरा काफी नैरो है। सर्विक्स के अंदर जो एम्प्टी स्पेस है, जो कैनाल को कहा जाता है सर्वाइकल कैनाल। तो ये सर्विक्स, सर्वाइकल कैनाल। आपने एक सर्वाइकल कैंसर के बारे में सुना होगा कहीं, ये सर्वाइकल कैंसर इस सर्वाइकल कैनाल में होता है। तो इस चीज का ध्यान रखना है, सर्विक्स जो है वो यूटेरस का ही पार्ट है। अलग से नहीं बोलना है इसको कि सर्विक्स अलग है, वजाइना अलग है, यूटेरस अलग है। वजाइना अलग है लेकिन सर्विक्स और फंडस मिलके जो है वो यूटेरस का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सर्विक्स वो है बेसिकली यूटेरस को जोड़ती है एक नीचे एक कॉपुलेटरी पार्ट से जिसको हम कहते हैं वजाइना। ये कॉपुलेशन में बेसिकली हेल्प करता है। मस्कुलर स्ट्रक्चर रहता है जिसमें कॉपुलेशन किया जाता है। याद रखें वजाइना भी फीमेल रिप्रोडक्टिव डक्ट का ही पार्ट रहता है, और इस वजाइना के अंदर कोई भी ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होती। वजाइना की ओपनिंग रहती है बाहर बॉडी को कहा जाता है वजाइनल ओराफाइस। देखो ओराफाइस जो है ओपनिंग के लिए वर्ड यूज किया जाता है, जैसे यूरेथ्रा में यूरेथ्रम हिएटस, वैसे यहाँ पर वजाइनल ओराफाइस जो है इसको कहा जाएगा। क्लियर है? तो वजाइना की ओपनिंग हो गई वजाइनल ओराफाइस। एक बार फटाफट देख सकते हो ओवरी, फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी एक ट्यूब है। फंक्शंस क्या अभी हम लोग ओवरऑल देखेंगे। ये पूरा यूटेरस हो गया, ये सर्विक्स सर्वाइकल कैनाल, ये सर्विक्स वाला पोर्शन, और ये पूरा वजाइना वाला पोर्शन रहेगा। अब चाइल्ड का डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है, यूटेरस से चाइल्ड डेवलप होगा यूटेरस में। यानी जब पार्चुरेशन या डिलीवरी होगी तो ये चाइल्ड पहले सर्वाइकल कैनाल और फिर वजाइना से होकर बाहर निकलेगा। इसका मतलब बर्थ के लिए क्रॉस करना पड़ता है, बर्थ के लिए क्रॉस करना पड़ेगा सर्विक्स और वजाइना। इसलिए सर्विक्स और वजाइना को एक साथ में कहा जाता है बर्थ कैनाल, जो बर्थ के लिए रेस्पॉन्सिबल है। हमने देखा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसमें ही प्रेजेंट है। 2 ओवरी प्रेजेंट है, गोनेट्स का काम करेगी, 2 फेलोपियन ट्यूब, 1 यूटेरस, 1 वजाइना। एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो होता है उसको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वल्वा कहा जाता है, जिसको मैं थोड़ी देर में पढ़ाऊंगा, और मेमरी ग्लैंड्स। ठीक है, ये सारे एसेसरी डक्ट्स है, इसमें गलती नहीं करना बेटा। फेलोपियन ट्यूब, यूटेरस, वजाइना, ये तीनों किस में आएंगे, एसेसरी डक्ट्स के अंदर काउंट किए जाते हैं। और आगे देखते हैं हम लोग ओवरी का स्ट्रक्चर देखते हैं। बेसिकली ओवरी के 2 काम मैंने आपको बता दिया, एक तो गैमेट का फॉर्मेशन, एक हार्मोन का प्रोडक्शन। इस ओवरी को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा। अंदर बाहर वाला पोर्शन कहलाएगा कॉर्टेक्स और अंदर वाला पोर्शन कहलाएगा मेडुला। डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, तो बेटा देख डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, वो पार्ट फॉलिकल्स देखने को मिलते हैं वो पार्ट तो कॉर्टेक्स है, और जहाँ फॉलिकल नहीं मिलेगा यानी ये वाला पोर्शन आपको दिखेगा, ये पूरा पोर्शन क्या कहलाता है, मेडुला। यानी जहाँ फॉलिकल्स प्रेजेंट है वो कॉर्टेक्स, क्या कहलाएगा, उसके ऊपर एपिथेलियम होती है। जर्माइनल एपिथेलियम का था। जर्माइनल एपिथेलियम मेल में भी प्रेजेंट होगी, फीमेल में भी प्रेजेंट होगी, और मेल में प्रेजेंट होती है टेस्टिस में, फीमेल में प्रेजेंट होती है ओवरी में। जर्माइनल एपिथेलियम क्यों कहते हैं, क्योंकि जर्माइनल एपिथेलियम में ही प्रेजेंट होते हैं
जर्म सेल्स, जिनको आप कहते हो फीमेल में तो oogonia और मेल में कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। ये बेसिकली ओवरी का स्ट्रक्चर रहता है। 2 से 4 सेंटीमीटर लेंथ है, प्रोडक्शन करती है, फीमेल सेक्स हार्मोन्स होती है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो दोनों ही स्टेरॉइडल है। ये भी लोअर एब्डोमेन में प्रेजेंट होगी और ये भी पेल्विक वॉल और यूटेरस से लिगामेंट से कनेक्टेड होता है, जैसा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था। और इसके ऊपर एक थिन एपिथेलियम और इस थिन एपिथेलियम पोर्शन को पूरा थिन एपिथेलियम और इसके अंदर जो पूरा टिश्यू कहलाता है इसको हम कहते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा और इस स्ट्रोमा के 2 पार्ट होते हैं, बाहर वाला पार्ट कॉर्टेक्स जिसमें फॉलिकल्स प्रेजेंट है और अंदर वाला पार्ट मेडुला। क्लियर? तो फॉलिकल्स जहाँ पर कॉर्टेक्स वो फैलोपियन ट्यूब की बात करते हैं हम लोग। फैलोपियन ट्यूब को मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ और तीनों का आपको क्लियर यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। देखो सबसे पहला पार्ट जो है ये वाला पोर्शन बिल्कुल आपको फनल के जैसा देखने को मिलता है, उसको तो कहा जाता है इन्फंडिबुलम। इस इन्फंडिबुलम का जो आउटर पार्ट है इस पे ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे आपको, इनको कहा जाता है फिम्ब्रिए। फिम्ब्रिए का फंक्शन क्या होता है, इसको आप ये रहे फिम्ब्रिए, यहाँ देखो अच्छा पिक्चर दिख रहा है आपको। फिम्ब्रिए का काम क्या है, ये फिम्ब्रिए ओवरी को इस तरीके से ऊपर तरीके से कवर करके रखती है। जैसे ही इस ओवरी से सेकेंडरी oocyte रिलीज होगा, ये सेकेंडरी oocyte बाहर रिलीज होते ही फिम्ब्रिए इसको कैच कर लेंगे और सेकेंडरी oocyte कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ देखो आप इमेजिन करो, जैसे सेकेंडरी oocyte बाहर आया वो यहाँ पे आ गया इन्फंडिबुलम के अंदर। तो सेकेंडरी oocyte इन्फंडिबुलम, इन्फंडिबुलम के बाद वाला पोर्शन कहलाता है एम्प्यूला। ये एम्प्यूला वो पोर्शन है बेटा जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा, यानी स्पर्म भी यहीं पहुंचेगा और फर्टिलाइजेशन यहाँ पे होता है। और जो तीसरा पार्ट है, जो नैरो वाला पार्ट है, इसको हम कहते हैं स्थमस। और ये स्थमस जो है यूटेरस से जो है फैलोपियन ट्यूब को कनेक्ट करता है। तो आपको बेसिकली मेन याद रखना है एम्प्यूला वाइट पार्ट जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। मैंने थोड़ी देर पहले आपको फास्ट डिफरेंस में भी एम्प्यूला दिखाया, अगर आपको याद हो तो एम्प्यूला हमेशा एक वाइट पार्ट को जो है कहा जाता है। क्लियर? तो ये जो है 3 मेजर पार्ट है। यूटेरस की अगर बात करूँ तो यूटेरस के हम लोग शेप देखें, इस तरह का इन्वर्टेड पेयर जैसा शेप है बिल्कुल, और ये भी पेल्विक वॉल से अटैच्ड होता है विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट, जैसे मैंने ओवरी में बताया था आपको। मेन हम लोग यूटेरस की हिस्टोलॉजी देखेंगे, यानी कि उसके टिश्यू की स्टडी करेंगे। अगर मैं यूटेरस का वॉल देखूँ तो इस वॉल को हिस्टोलॉजी के बेसिस पे हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। नाम देखिएगा, सबसे अंदर वाली लेयर कहलाएगी एंडोमेट्रियम। ये जो लेयर दिख रही है आपको, लेयर है एंडोमेट्रियम, इसका नाम है, एंडो का मतलब ही अंदर होता है। फिर आती है बीच वाली लेयर, ये वाला पोर्शन जिसको हम कहते हैं मायोमेट्रियम। मायो का मतलब क्या होता है बेटा, मसल्स, यानी मायोमेट्रियम किसकी बनी है, स्मूथ मसल्स की बनी है। और सबसे बाहर वाला लेयर इज कॉल्ड एज पेरीमेट्रियम, यानी अंदर से बाहर की बात करूँ तो सबसे अंदर एंडोमेट्रियम, फिर उसके बाद मायोमेट्रियम और सबसे बाहर पेरीमेट्रियम। अगर एंडोमेट्रियम की बात करूँ तो ये अंदर की तरफ प्रेजेंट लेयर है, म्यूकोजा है बेसिकली, और ये ग्लैंडुलर होती है। ग्लैंडुलर मतलब ये सीक्रेशंस प्रोड्यूस करती है जो बहुत ज़रूरी रहते हैं टू इंड्यूस प्रेगनेंसी। उसके अलावा यूट्राइन कैविटी की लाइनिंग है ये, और मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो हम लोग अभी आगे थोड़ी देखेंगे उसमें जो चेंजेस आते हैं साइकिल में, वो चेंजेस बेसिकली इसी एंडोमेट्रियम के अंदर आते हैं। मायो का मतलब मसल है और इसका काम होता है कि पार्चुरेशन कॉन्ट्रैक्शन करना। बेबी का डेवलपमेंट है बेटा नहीं होगा फंडस के अंदर, तो जब डिलीवरी करनी हो तब इसी मायोमेट्रियम में स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस प्रोड्यूस होता है। कॉन्ट्रैक्शन से तो फीटस को बाहर की तरफ पुश किया जाता है। पेरीमेट्रियम सबसे बाहर वाली लेयर है, एक्सटर्नल है, पतली सी मेम्ब्रेनस लाइक लेयर रहती है। आपको दोनों फंक्शंस याद रखने हैं एंडोमेट्रियम और मायोमेट्रियम के। नेक्स्ट बात करते हैं हम एक्सटर्नल जेनाइटल्स की बात करते हैं। जैसे मेल में हमने पेनिस देखा था एक्सटर्नल जेनाइटल, यहाँ फीमेल की अगर हम बात करें तो देखो हम लोग एक काम करते हैं बेटा, एकदम अंदर से शुरुआत करते हैं। देखो सबसे पहली बात तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, चलो ऊपर से कनेक्ट करते हैं। ये वाला एरिया जहाँ पे आपको बेसिकली स्किन दिख रहा है और स्किन के ऊपर हेयर्स दिख रहे हैं, प्यूबिक हेयर्स, इस वाले एरिया को तो हम कहते हैं मॉन्स प्यूबियस। बेसिकली फैटी टिश्यू का बना हुआ एक गद्दा लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें स्किन और प्यूबिक हेयर प्रेजेंट होते हैं। मॉन्स उसके नीचे वाला पोर्शन अगेन जो स्किन का बना है इसको हम कहते हैं लेबिया मेजोरा। लेबिया मतलब होता है लिप्स और मेजोरा मतलब बड़ा, तो बड़ा लिप लाइक स्ट्रक्चर, सॉरी ये यहाँ पे लेबिया मेजोरा, मेजोरा इज लार्जर, लेबिया इज लिप, तो बड़ा लिप लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, लेबिया मेजोरा। अब अंदर की तरफ आपको ये जो 2 फोल्ड दिख रहे हैं, ये दिस इज लेबिया माइनोरा, दिस इज लेबिया माइनोरा, यानी कि मेजर लिप ये हो गया, माइनर लिप जो है ये हो गया लेबिया माइनोरा। ये भी फोल्ड ऑफ टिश्यू है जो लेबिया मेजोरा के अंदर की तरफ प्रेजेंट है। अब इस लेबिया माइनोरा के अंदर आपको 2 ओपनिंग्स दिख रही होगी। ये ओपनिंग तो वजाइनल ओपनिंग है जिसको कहा जाता है वजाइनल ओराफाइस,
और इसके ऊपर यूरिथ्रा की ओपनिंग होती है जिसको हम कहते हैं यूरिथ्रल ओराफाइस या यूरिथ्रल मिएटस। अब आप देखना मेल और फीमेल में मेन डिफरेंस यही रहता है कि मेल में जो रिप्रोडक्टिव फ्लूइड है सीमन और जो यूरिन है उसका जो ओपनिंग है वो सीमित रहता है, जबकि फीमेल में वजाइनल ओपनिंग अलग रहती है। फिर यहाँ पर लेबियम माइनोरा में अगर आप बात करोगे तो लेबियम माइनोरा यहाँ ऊपर की तरफ जो इनका जंक्शन रहता है वहाँ पे आपको एक छोटा सा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिखता है जिसको कहा जाता है क्लैटोरिस। क्लैटोरिस में भी इरेक्शन होता है जैसे मेल में फीमेल में इरेक्शन रहता है। तो ये सारा जो है पूरा मिलकर क्या कहलाता है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया मेल के अंदर। वजाइनल ओराफाइस को एक पार्शियल मेम्ब्रेन कवर करती है जिसका नाम है हाइमन, इसको कहा जाता है। ये पार्शियली प्रेजेंट होती है और प्लस हाइमन जो है फर्स्ट इंटरकोर्स के वक्त बिकॉज जो विग्रस फ्रिक्शन होगा उसकी वजह से इसका ब्रेकडाउन होता है जिसकी वजह से जो है ब्लीडिंग इंड्यूस होती है। तो पहले जो है ऐसा माना जाता था कि अगर फर्स्ट इंटरकोर्स के वक्त में अगर हाइमन से ब्लीडिंग नहीं होती है तो ऐसा माना जाता है कि कोई फीमेल वर्जिन नहीं है, पर ये सरासर गलत जो है, ये मिथ है एक तरीके का। वो इसलिए मिथ है बेटा क्योंकि जो हाइमन होती है ये हाइमन रप्चर हो सकती है एकदम गिरने से, धक्का लगने से, वजाइनल टेम्पॉन्स को इंसर्ट करने से। वजाइनल टेम्पॉन्स क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के वक्त फीमेल कुछ इस तरह के कॉटन के बने हुए टेम्पॉन्स यूज़ करती है उस ब्लड को एब्जॉर्ब करने के लिए, तो उनके इंसर्शन की वजह से जो है वो भी हाइमन ब्रेकडाउन हो सकता है। या कुछ स्पोर्ट एक्टिविटीज़ जैसे हॉर्स राइडिंग, बाइसिकल राइडिंग, उसकी वजह से भी हाइमन टॉन हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट क्वार्टर्स के वक्त अगर ब्लीड हो या इंटरकोर्स के वक्त पहली बार में ब्लीड ना हो तो वो एक फीमेल वर्जिन नहीं होता, ज़रूरी नहीं होता। ये एक सोसाइटी में फैला हुआ मिथ है। इवन ऐसा भी कई बार होता है कि इंटरकोर्स के बाद भी जो है वो हाइमन परसिस्ट कर जाती है। तो अगर ये बाद में भी कई बार परसिस्ट कर जाती है, कई बार बिना इंटरकोर्स के ही ब्रेकडाउन हो जाती है, तो हाइमन कभी भी वर्जिनिटी का या सेक्सुअल एक्सपीरियंस का जो है एक ट्रू कभी नहीं बन जाता। चलिए इसमें हम बात करते हैं मेमोरी की बात करते हैं। देखो एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये फर्क रहता है कि फर्टिलाइजेशन फीमेल में होगा, डेवलपमेंट फीमेल में होगा, और डेवलपमेंट यानी चाइल्ड का डेवलपमेंट के बाद भी यानी इवन आफ्टर जो बर्थ पार्चुरेशन के बाद भी जो फीडिंग वाला जो मेजर फंक्शन है वो भी फीमेल को ही करना होता है। इसलिए फीमेल में प्रेजेंट होते हैं मेमोरी ग्लैंड्स जो बेसिकली मिल्क का प्रोडक्शन करते हैं। ये मेमोरी ग्लैंड्स मिलके जो है दो ब्रेस्ट लाइक स्ट्रक्चर्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। इसमें अगर मैं मॉर्फोलॉजी बाहर से स्टडी करूँ तो जो सेंटर वाला पोर्शन होता है इसको हम कहते हैं निप्पल। ये निप्पल ही वो एरिया है जहाँ से मिल्क जो है बाहर एक्सप्रेस किया जाता है, और इस निप्पल के आसपास ये जो डार्क पिगमेंटेड एरिया है इसको हम कहते हैं एरियोला। तो ये हो गया निप्पल और एरियोला। अब अगर अंदर की तरफ करें बेटा तो एक ब्रेस्ट में दो तरह के टिश्यूज होते हैं। एक तो ये जो येलो कलर का दिख रहा है आपको ये है फैटी टिश्यू। ये फैटी टिश्यू हर फीमेल में वेरिएबल होता है, यानी सब में अलग अलग रहता है क्वांटिटी में, और उसके अलावा प्रेजेंट होते हैं इसमें ग्लैंडुलर टिश्यू। अब आपको ये जो लोब लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं बेटा यहाँ पर, जैसा अभी मैंने आपको टेस्टिकल में भी लोब लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाए थे, वैसे यहाँ पे भी जो लोब लाइक स्ट्रक्चर्स है इनको कहा जाता है मेमोरी लोब्स, और इनका नंबर होता है एक ब्रेस्ट में 15 से 20 मेमोरी लोब्स जो है इन टोटल प्रेजेंट। मेमोरी लोब्स को अगर आप डिटेल में देखोगे तो ये ऐसा दिखता है, देखो, और ये एक मेमोरी लोब है। इन मेमोरी लोब के अंदर आपको अगेन ये सारे मेमोरी लोब्स हैं, मेरे कहने का मतलब इस तरह के 15 से 20 जो है मेमोरी लोब्स जो है प्रेजेंट होते हैं। ये मेमोरी लोब्स हैं इस तरह के ब्रेस्ट में प्रेजेंट होते हैं, और फिर उसके अलावा प्रेजेंट होता है फैट। इन जो मिल्क का प्रोडक्शन है इन मेमोरी लोब्स में होगा। इन मेमोरी लोब्स को अगर आप देखोगे और डिटेल में तो इन मेमोरी लोब्स के अंदर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको कहा जाता है एल्वियोलाई। ये देखो आप एक ये एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर दे रखा है यहाँ पे, मतलब बहुत सारे एल्वियोलाई मिलकर जो है मेमोरी लोब का फॉर्मेशन करते हैं। आप यहाँ देखो ये इस तरह का जो यहाँ पे दिखा रखा है ये सारे अलग अलग एल्वियोलाई है। ये सारे एल्वियोलाई मिलकर क्या बना रहे हैं, मेमोरी लोब। इन एल्वियोलाई के अंदर अगर आप देखोगे एल्वियोलाई में एक तो बेसिकली बीच में प्रेजेंट होती है कैविटी जिसको आप ल्यूमन बोल सकते हो, और ये अगर पूरा एल्वियोलाई है पर तो इस एल्वियोलाई के अंदर सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको कहा जाता है एल्वियोलार सेल्स। ये सारे एल्वियोलार सेल्स हैं, और इन एल्वियोलार से मिल्क का प्रोडक्शन होता है। मिल्क प्रोड्यूस होने के बाद में ये मिल्क इन एल्वियोलार सेल्स से चलकर यहाँ ल्यूमन में आकर रहता है। ये स्ट्रक्चर है किसी फीमेल ब्रेस्ट का। यहाँ पर कुछ एनसीईआरटी की लेबलिंग आपको बता देता हूँ। देखो बेटा ये जो अपना चेस्ट वाला पोर्शन रहता है ये रिब्स दिखा रखी है यहाँ पर, ये सारी रिब्स दिखा रखी है यहाँ पर। इन रिब्स के आगे की तरफ ये जो मसल्स दिख रही है इनको कहा जाता है पेक्टोरालिस मेजर कहा जाता है। इनको पेक्टोरल का मतलब होता है बेटा चेस्ट,
तो जो अपना चेस्ट वाले पोर्शन में मेजर मसल है उसका नाम क्या है, पेक्टोरलिस मेजर, और इसी के ऊपर प्रेजेंट होता है पूरा ब्रेस्ट का टिश्यू। ये वेरिएबल फैटी टिश्यू एल्वियोलाई, डक्ट्स पे मैं अभी आता हूँ थोड़ी देर में। दिस डार्क पिगमेंटेड एरिया इज कॉल्ड एज एरियोला, जो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया। निपल जहाँ से मिल्क बाहर एक्सप्रेस आउट होता है और फिर बढ़े हमने लोब्स। चलो फिर ओवरऑल मैं बार आपको वापस वही चीजें दिखा रहा हूँ। देखो जो ग्लैंडुलर टिश्यू है उसको 15 से 20 लोब्स में डिवाइड किया जाता है, और हर लोब इज मेड अप ऑफ क्लस्टर ऑफ सेल्स कॉल्ड एज एल्वियोला। इन एल्वियोला के अंदर होते हैं एल्वियोलार सेल्स, मिल्क प्रोडक्शन करते हैं। फंक्शनल मेमोरी के कैरेक्टरिस्टिक ये सभी फीमेल मैमल्स के। चलो एक काम करो, कमेंट सेक्शन में आओ और मुझे बताओ कि क्या कोई ऐसे मैमल्स प्रेजेंट है जिसमें मेल में भी फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं। नॉर्मली हमने क्या पढ़ा है, मेमोरी ग्लैंड्स आर फंक्शनल ओनली इन फीमेल्स। तो कमेंट सेक्शन में आके बताइए आप कि कौन से मैमल्स में जो है मेमोरी ग्लैंड्स फंक्शनल होते हैं मेल के अंदर भी। ये एक फीमेल का सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, ब्रेस्ट का फॉर्मेशन करते हैं, ग्लैंडुलर टिश्यू होता है और बहुत सारे फैट प्रेजेंट होते हैं। चलो अब हम आगे एक और करते हैं। देखो मैंने अभी आपको बताया एल्वियोलाई, इस एल्वियोलाई से कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हैं जिनको हम कहते हैं मेमोरी ट्यूब्यूल्स। देखो एल्वियोलाई का काम क्या है, मिल्क का फॉर्मेशन। मिल्क फॉर्म होने के बाद निप्पल से बाहर निकलेगा, तो इस बीच में एक पूरा डक्टल सिस्टम प्रेजेंट होता है उस मिल्क के ट्रांसपोर्ट के लिए, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। एक एल्वियोलाई से निकलते हैं मेमोरी ट्यूब्यूल्स, ये एल्वियोलाई, ये मेमोरी ट्यूब्यूल्स, मल्टीपल मेमोरी ट्यूब्यूल्स। ये मेमोरी ट्यूब्यूल्स जो है फर्दर ज्वाइन हो जाते हैं, क्योंकि इन सबको पहुंचना कहाँ पे, इन सबको पहुंचना है आगे निप्पल पे, इसलिए ये ज्वाइन होके क्या बना देते हैं, मेमोरी डक्ट। तो पहले तो एल्वियोलाई से निकलेंगे मेमोरी ट्यूब्यूल्स ज्वाइन होके बना देंगे मेमोरी डक्ट। अब इस तरह के और भी मेमोरी डक्ट होंगे, ये मेमोरी डक्ट भी आपस में क्या कर जाते हैं, फ्यूज कर जाते हैं। और जब मेमोरी डक्ट फ्यूज करते हैं तो मेमोरी, देखो वापस आ गया वर्ड एम्पुला। एम्पुला मतलब पार्ट, यहाँ पे जो इस तरह का एक वाइड पोर्शन बना देते हैं जिसको हम कहते हैं एम्पुला। दिस इज एम्पुला, और ये वाइड है, इसका मतलब ये मिल्क का स्टोरेज करता है। एम्पुला, तीनों एम्पुला को एम्पुला पढ़े हैं आज पढ़े, तीनों का फंक्शन है। वास्ट डिफरेंस का जो एम्पुला है वो टेम्पररी स्टोर करता है स्पर्म्स को। फैलोपियन ट्यूब में जो एम्पुला है वो फर्टिलाइजेशन करवाता है, और यहाँ पे जो एम्पुला है वो मिल्क का स्टोरेज करता है। बाद में ये जो मेमोरी एम्पुला कहलाता है, ये मेमोरी एम्पुला लैक्टिफेरस डक्ट का फॉर्मेशन करता है जो जाकर इस निपल पे ओपन होता है इस तरीके से। ये लैक्टिफेरस डक्ट और ये लैक्टिफेरस डक्ट बाहर की तरफ ओपन होगा, यानी मिल्क इस तरीके से पहले तो निकलेगा मेमोरी ट्यूब्यूल से, फिर आएगा मेमोरी डक्ट में, फिर एम्पुला में, और फिर लैक्टिफेरस डक्ट से होता हुआ बाहर एक्सप्रेस होता है। ब्रेस्ट के निपल पे हर लैक्टिफेरस डक्ट का अलग अलग ओपनिंग है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना। ऐसा नहीं सोचना कि सारे लैक्टिफेरस डक्ट्स जो है वो कंबाइन होकर एक डक्ट बनाते जो निप्पल पे ओपन होता है, ऐसा नहीं होता। सबकी अपनी सेपरेट ओपनिंग प्रेजेंट होगी, यानी जितने मेमोरी लोब्स होंगे उतने ही लैक्टिफेरस डक्ट होंगे, उतने ही निप्पल पे ओपनिंग्स प्रेजेंट होगी। यानी हर ब्रेस्ट पे 15 से 20 ओपनिंग्स होती है, क्योंकि 15 से 20 लैक्टिफेरस डक्ट है, क्योंकि 15 से 20 मेमोरी लोब्स प्रेजेंट होता है। क्लियर है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये तो हो गया अपना इम्पोर्टेंट ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है अगेन, जो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, तो इस पे और बात नहीं करते। एनसीईआरटी की ये वाले फिगर्स मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखो इस फिगर के अंदर बेसिकली ये वजाइना की ओपनिंग, वजाइनल ओराफाइट्स, लेबिया मेजोरा, माइनोरा मैंने आपको बता दिया, क्लाइटोरिस बता दिया, यूरेथ्रा हो गया, प्यूबिक सिम्फाइसिस पे मैं एंड में आऊँगा एक बार वापस, तो बात करूँगा वहाँ पे। ये यूरिनरी ब्लैडर हो गया, ये यूटेरस हो गया, ये हो गया वजाइना वाला पोर्शन, ये एनस वाला पोर्शन ये हो जाएगा रेक्टम। तो आपको एक फीमेल में 3 ओपनिंग्स देखने को मिलेगी, एनस, वजाइनल ओराफाइस और यूरिथ्रल। ये क्लियर है बिल्कुल, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, तीनों यूटेरस की लेयर हो गई। ये यूटेरस की कैविटी, ये यूटेरस का फंडस वाला पोर्शन, ये सर्विक्स वाला पोर्शन, सर्विक्स के अंदर की कैनाल, सर्वाइकल कैनाल, वजाइना, ओवरी, ये फिम्ब्रिय फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, इनफंडिबुलम, एम्पुला जहाँ फर्टिलाइजेशन होगा, इस्थमस, और ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं, फैलोपियन ट्यूब। चलो फिर आगे बढ़ते हम लोग, अपना नेक्स्ट टॉपिक है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस यानी गैमेट्स का फॉर्मेशन। गैमेटोजेनेसिस में 2 टॉपिक्स पढ़ते हैं, एक स्पर्म फॉर्मेशन स्पर्मेटोजेनेसिस और एक ओवम फॉर्मेशन oogenesis। मैं स्पर्मेटोजेनेसिस से शुरू कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो एक बार मैं एक बेसिक आउटलाइन बता दूं जो सिमिलर रहेगी स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में, उसको समझ लेना। देखो एक होगा इसको पहले एक बार जनरल वे में समझ लो। एक तो मुझे बनाने होंगे जर्म सेल, जर्म सेल के माइटोसिस करके बहुत सारे और सेल्स बनते हैं, यानी ये अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं। बाद में इसमें से एक सेल जो है वो थोड़ा सा साइज में एनलार्ज होगा और वो बनाएगा प्राइमरी सेल, जिसको मैं मेल में तो बोलूँगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट,
और फीमेल में बोलूँगा प्राइमरी oocyte। तो आपको साथ साथ याद करना है। देखो, जर्म सेल फीमेल में बोल देना ऊगोनिया, मेल में बोल देना स्पर्मेटोगोनिया। फिर ये बोल देना कि माइटोसिस होगा, उसमें से एक जो है वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मेल में और फीमेल में किसमें कन्वर्ट होगा, प्राइमरी oocyte में। बाद में प्राइमरी वाले सेल के अंदर होगा फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, और इस फर्स्ट मियोटिक डिवीजन से सेकेंडरी सेल बनेगा। मेल होगा तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फीमेल होगा तो सेकेंडरी oocyte। उसके बाद में होगा मियोसिस 2, और इस मियोसिस 2 से मेल में तो बन जाएगा स्पर्मेटिड जो आगे चल के बनाएगा स्पर्म, और फीमेल में बन जाएगा ओवम। तो ओवम तो ये साइकिल सेम रहे, साइकिल क्या सॉरी प्रोसेस सेम रहेगा मेल और फीमेल में। तो थोड़ा सा नाम जो है ढंग से याद करें इनको। तो यहाँ से शुरू करते हैं। मेल जर्म सेल्स स्पर्मेटोगोनिया ऑब्वियसली डिप्लॉयड होंगे, क्योंकि अब तक हमने मियोसिस का नाम नहीं लिया। हमें अच्छे से पता है कि मियोसिस में 2 डिवीजन होते हैं। मियोसिस फर्स्ट के बाद में जो है क्रोमोसोम नंबर हाफ होगा, यानी हैप्लॉइड में तब तक बोलूंगा जब तक मियोसिस फर्स्ट नहीं होता। मेल जर्म सेल्स जिनको स्पर्मेटोगोनिया कहा जाता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के वॉल में प्रेजेंट है। अभी हमने देखा प्यूबर्टी आने पे इस बात का ध्यान रखें, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जब प्यूबर्टी आती है तभी ये काम शुरू होता है। और प्यूबर्टी आने पे एकदम से ऐसा क्या होगा कि ये काम चालू हो जाएगा, तो हाइपोथैलेमस रिलीज करता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। यानी मेल में जब प्यूबर्टी हिट होती है तो जीएनआरएच रिलीज होता है, और जीएनआरएच के रिलीज होने के बाद में यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन शुरू होते हैं। और ये मेन डिफरेंस है मेल और फीमेल में। फीमेल में oogenesis जो है शुरू पहले ही हो चुका होता है, यानी जो फीमेल जब फीटस लाइफ में होती है अपनी, यानी जब वो अपने माँ के पेट में होती है तो उसके अंदर जो है oogenesis शुरू हो चुका होता है, और मेल में प्यूबर्टी आने पर शुरू होता है। तो प्यूबर्टी में आने पे इनका नंबर इंक्रीज होगा, उसमें से कुछ डिफरेंशिएट होकर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन कर लेंगे, जिसमें शुरू होगा मियोसिस फर्स्ट। अब बिकॉज यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट हुआ है तो यहाँ पर डिप्लॉइड से सेल क्या हो जाएंगे, हैप्लॉइड। तो आप तो मेल और फीमेल में क्या याद रखना है कि प्राइमरी डिप्लॉइड है, इससे ऊपर वाले सारे डिप्लॉइड होंगे, चाहे मेल स्पर्मेटोजेनेसिस हो या oogenesis हो, और प्राइमरी के बाद वाले सारे के सारे कैसे होंगे, हैप्लॉइड। तो ये क्लियर आपको एक चीज याद करनी होगी। फिर मियोसिस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन होता है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 2 होता है, जिसके बनता है स्पर्मेटिड, और स्पर्मेटिड बाद में स्पर्म में कन्वर्ट होता है। आपको स्पर्मेटिड और स्पर्म का डिफरेंस बता देता हूँ। देखो ये स्पर्म है इस तरह का, और ये है स्पर्म। तो आपने जो स्पर्म का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ा है, हेड, मिडल पीस और टेल, इस तरह का प्रॉपर मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंशिएशन स्पर्म में होता है, स्पर्मेटिड में नहीं होता। और एक स्पर्मेटिड का स्पर्म में कन्वर्जन क्या कहलाएगा, स्पर्मियोजेनेसिस। नाउ रिमेंबर द डिफरेंस। ये वर्ड क्या है, स्पर्मियोजेनेसिस, ये वर्ड क्या है, स्पर्मियोजेनेसिस। तो ये फर्क आपको ध्यान रखना होगा। ये क्या बन जाता है, स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये ओवरऑल ये पिक्चर है। अब आप देखो यहाँ पर एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने, और 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से टोटल 4 स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है। तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बनेंगे, 4 स्पर्म बनेंगे। यानी वो जो बेसिक मियोसिस वाला रूल है कि एक सेल से 4 हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन होता है, वो हमें यहाँ पर फॉलो करना होगा। और ये अगेन डिफरेंशिएट करेगा कहाँ पर, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जहाँ पे oogenesis में हम oogenesis में ध्यान रखना है एक प्राइमरी oocyte से एक ही ओवम बनता है, जबकि यहाँ पर एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म बनते हैं। ऐसा क्यों होता है मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। स्पर्म जब फॉर्म हो जाता है तो उनका हेड सर्टोली सेल में एम्बेडेड रहेगा, और टेल कहाँ प्रेजेंट होगी, ल्यूमन में। बाद में ये स्पर्म यहाँ से रिलीज होकर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज होकर एसेसरी डक्ट्स के थ्रू जो है ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। और एक स्पर्म का सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज होकर बाहर निकलना क्या कहलाएगा, स्पर्मिएशन। इस बात को ध्यान रखें। यानी 3 चीजें देखो, स्पर्मेटोजेनेसिस पूरे स्पर्म फॉर्मेशन का पूरा पाथवे, स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटिड का स्पर्म में कन्वर्जन, और स्पर्मिएशन स्पर्म का सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर रिलीज होना क्या कहलाएगा, स्पर्मिएशन। 3 अलग अलग टर्म्स है जो आप विशेष ध्यान रखना है। मेल में मैंने जैसे अभी आपको कहा कि प्यूबर्टी आने पर मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू होता है, तो उसका रीजन ये रहता है कि हाइपोथैलेमस एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो हाइपोथैलेमस आएगा। ये हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है, और इस एंटीरियर पिट्यूटरी के स्टिमुलेशन से 2 हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिनको एक साथ तो कहा जाता है गोनेडोट्रोपिन्स। ये गोनेडोट्रोपिन्स 2 तरीके होते हैं। देखो, गोनेडोट्रोपिन्स जो गोनेड पे काम करें, गोनेडोट्रोपिन्स जो गोनेड पे काम करते हैं उनको गोनेडोट्रोपिन्स कहा जाता है। ये 2 तरीके के होते हैं, एफएसएच और एलएच। एलएच
जिसका दूसरा नया नाम है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एनसीईआरटी इस नाम को मेंशन नहीं करती, पर मैंने ये नाम इसलिए बताया आपको क्योंकि इस नाम से आप समझ लो इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ऐसा हार्मोन जो इंटरस्टिशियल सेल को स्टिमुलेट करेगा। इंटरस्टिशियल सेल कौन से होते हैं? लेडिक सेल्स, और इनके स्टिमुलेशन से एंड्रोजन्स का प्रोडक्शन होता है। तो लेडिक सेल सिक्रीट करेंगे बाद में एंड्रोजन्स यानी कि टेस्टोस्टेरोन। अब टेस्टोस्टेरोन के फंक्शन आपको अच्छे से पता है। टेस्टोस्टेरोन स्पर्मेटोजेनेसिस कराता है, जितने भी एसेसरी डक्ट्स और ग्लैंड्स हैं उनका फंक्शन मेंटेन करता है, और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो है वो टेस्टोस्टेरोन की वजह से आते हैं। जो एफएसएच है, एफएसएच कुछ फैक्टर्स रिलीज करता है, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रिलीज करता है। इन फैक्टर्स की वजह से जो है वो स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो रिड्यूस किया जाता है। तो ये सर्टोली सेल्स को स्टिमुलेट करता है। सर्टोली सेल्स कुछ फैक्टर्स रिलीज करेंगे जो अगेन स्पर्मेटोजेनेसिस को क्या करेगा, जो है स्टिमुलेट करेगा। तो एक चीज विशेष ध्यान रखना बेटा यहाँ पे कि स्पर्मेटोजेनेसिस को कौन कौन स्टिमुलेट करता है। एक तो स्टिमुलेट करता है टेस्टोस्टेरोन, और एक स्टिमुलेट करता है कुछ फैक्टर्स जो सर्टोली सेल द्वारा रिलीज किए जाते हैं। तो ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चलिए स्पर्म के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। देखो स्पर्म को सबसे ज्यादा जरूरत है मोटिलिटी की। अभी पिक्चर देखो, स्पर्म मूव कर सकता है आराम से, इसलिए मूव कर पाता है क्योंकि स्पर्म के पास में टेल प्रेजेंट होती है जो बेसिकली उसका फ्लैजिला है। यानी स्पर्म के तीन पार्ट, ये वाला पोर्शन हेड कहलाता है, फिर ये वाला पोर्शन मिडल पीस कहलाता है, और ये वाला पोर्शन कहलाता है टेल। मूवमेंट किसकी वजह से होगा? टेल की वजह से। ये पूरा का पूरा एक सिंगल सेल है, यानी इसके ऊपर पूरी मेम्ब्रेन जो होगी वो कौन सी होगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस पे प्रेजेंट होगी। इस हेड में दो चीजें होगी, एक इसका न्यूक्लियस जो ऑब्वियसली हैप्लॉइड होगा, और उसके आगे कैप लाइक स्ट्रक्चर जिसको कहा जाता है एक्रोजोम। इस एक्रोजोम के अंदर बेटा कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट है जो फर्टिलाइजेशन में जो है हेल्प करता है। मिडल पीस की बात करूं तो मिडल पीस में मेनली प्रेजेंट है माइटोकॉन्ड्रिया। इस तरह का अगर मूवमेंट करवाना है तो एनर्जी चाहिए, और एनर्जी कहाँ से आएगी? माइटोकॉन्ड्रिया से। और माइटोकॉन्ड्रिया किसको ऑक्सीडाइज करके एनर्जी लेगा? वो ऑक्सीडाइज करता है फ्रक्टोज को, जो सीमन में प्रेजेंट है, आपको देर पहले बताया था। तो ये बेसिक रहता है स्पर्म का स्ट्रक्चर। हेड में इलोंगेटेड न्यूक्लियस प्रेजेंट है, एंटीरियर पोर्शन पे एक्रोसोम प्रेजेंट होता है, कैप लाइक स्ट्रक्चर, इसमें एंजाइम्स प्रेजेंट है जो फर्टिलाइजेशन में हेल्प करेंगे। मिडल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, और टेल स्विमिंग का काम करती है, और ये सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट रहता है एक स्पर्म का। चलो oogenesis की बात करते हैं, बेसिक वही फंडा है। डिफरेंस क्या है मैं आपको बता देता हूँ, एक बार सिमिलरिटीज पहले देख लो। फीमेल जर्म सेल्स उगोनिया, माइटोसिस हुआ, डिफरेंशिएशन हुआ, क्या बना? प्राइमरी oocyte डिप्लॉयड होगा। प्राइमरी oocyte का होगा मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट से क्या बनेगा? सेकेंडरी oocyte। लेकिन यहाँ पर दो सेकेंडरी oocyte की जगह एक ही सेकेंडरी oocyte बनता है, और एक बनती है पोलर बॉडी। ये तो हो गया सबसे पहला डिफरेंस। और ये ऐसा क्यों, वो भी समझ लेते हैं। देखो स्पर्म का काम है ओवम को फर्टिलाइज करना। अब ये जो ओवम फर्टिलाइज हुआ, ये ओवम, इस ओवम आता है और स्पर्म को फर्टिलाइज करता है। फर्टिलाइजेशन करने के बाद यही ओवम ट्रांसफॉर्म हो गया किसमें? जाइगोट में। यानी जाइगोट कोई अलग से बनने वाला सेल नहीं होगा, कभी भी ध्यान रखना। यही ओवम आफ्टर फर्टिलाइजेशन होके किसमें ट्रांसफॉर्म हो जाएगा? जाइगोट में। और अगर ऐसा करना है तो मुझे आगे फर्दर जाइगोट का डेवलपमेंट भी करना होगा, यानी जाइगोट को ज़रूरत है बहुत सारे न्यूट्रिशन की, बहुत सारे नरिशमेंट की। इसलिए जब मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस टू होगा तो सेल का इक्वल डिवीजन नहीं होगा। समझो अगर मैं सेल का इक्वल डिवीजन कर दूं तो मेरा जो ये साइटोप्लाज्म सेकेंडरी सॉरी प्राइमरी oocyte का है वो तो वेस्ट हो जाएगा एक तरीके से, लेकिन मुझे बहुत सारे नरिशमेंट की ज़रूरत रहेगी। इसलिए हमने क्या किया, एक बहुत छोटी सी पोलर बॉडी बना दिया जिसको हमने कुछ खास साइटोप्लाज्म दिया नहीं है। हाँ, नंबर ऑफ क्रोमोसोम ज़रूर मैंने हाफ कर दिए, इनको 23 दिए, इनको भी 23 दिए, लेकिन साइटोप्लाज्म का मेजर बल्क किसके पास में आएगा? सेकेंडरी oocyte के पास। वो इसलिए आएगा क्योंकि यही आगे चल के जाइगोट का फॉर्मेशन करेगी आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो हम न्यूट्रिएंट्स वेस्ट करना नहीं चाहते। फिर फर्दर सेकेंडरी oocyte आगे मियोसिस सेकंड करेगी, फिर एक और पोलर बॉडी का फॉर्मेशन और एक ओवम फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे भी साइटोकाइनेसिस कैसा हुआ है? बिल्कुल अनइक्वल डिवीजन होगा, ताकि मेजोरिटी ऑफ द न्यूट्रिशन किसको मिले? ओवम को मिल सके। तो एक तो ये डिफरेंस। दूसरा सबसे बड़ा डिफरेंस कि ये जो माइटोटिक डिविजन्स हैं, यानी कि मेल में तो हमने शुरू किया थी प्यूबर्टी के वक्त, लेकिन फीमेल में एम्ब्रियोनल स्टेज में ही ये काम शुरू हो जाता है। ये सेकंड डिफरेंस। तीसरा डिफरेंस, स्पर्मेटोजेनेसिस एक पूरा कंटिन्यूस प्रोसेस था, कहीं पे भी उसमें अरेस्ट या रुकावट नहीं आती। लेकिन oogenesis जो फीमेल रिप्रोडक्टिव में, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक फीटल लाइफ में ही शुरू हो गया था, वो प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन होता है। प्राइमरी oocyte एम्ब्रियोनल स्टेज में ही होता है। और जब प्राइमरी oocyte का मियोसिस फर्स्ट आएगा तो मियोसिस फर्स्ट में जो प्रोफेस फर्स्ट आता है, ये प्रोसेस यहाँ रुक जाता है। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक तो अभी कैसी लाइफ चल रही है? फीटल लाइफ चल रही है।
और फीटल लाइफ के अंदर ये प्रोसेस प्रोफेज 1 स्टेज में आके रुक गया है। अगर आपको क्लास 11th एनसीईआरटी याद हो तो क्लास 11th की एनसीईआरटी में सेल साइकिल में लिखा है कि कुछ वर्टिब्रेट्स में डिप्लोटिन का स्टेज बहुत लंबा रहता है, कई बार महीनों और सालों तक। तो इसी रेफरेंस में लिखा बेटा कि प्रोफेज फर्स्ट के डिप्लोटिन वाले स्टेज में ये प्रोसेस आकर यहाँ पर रुक जाएगा। अब इस फीमेल का हो जाएगा बर्थ हो गया और वो इसी स्टेज पे रुका रहा, ये प्रोसेस पूरा चाइल्डहुड निकल जाएगा इस फीमेल का। पूरे चाइल्डहुड में ये प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा, यानी जो डिप्लोटिन वाली स्टेज है वो रहेगी। फिर जैसे ही प्यूबर्टी आती है, प्यूबर्टी हिट होती है, ये प्रोसेस आगे बढ़ता है, यानी जो प्रोसेस डिप्लोटिन पे रुका हुआ था वो आगे बढ़ जाएगा और मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। और मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होने से बन जाएगा सेकेंडरी oocyte और एक पोलर बॉडी। अब ये सेकेंडरी oocyte आगे मियोसिस 2 करेगी और ये मियोसिस 2 में अभी मेटाफेज के सेकेंड स्टेज पर आकर रुक जाएगी, यानी ये फर्दर आगे एडवांस नहीं करेगा। ये तभी करेगा जब इसके कांटेक्ट में आएगा एक स्पर्म। अगर स्पर्म आकर इसको फर्टिलाइज करेगा सेकेंडरी oocyte को, तब जाकर जो है ये सेकेंडरी oocyte मियोसिस 2 कंप्लीट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। क्या इसका मतलब ये है कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो ओवम का फॉर्मेशन नहीं होता? बिल्कुल ये मतलब यही है। ओवरी से जो सेल निकला बेटा वो ओवम नहीं होगा, वो होगा सेकेंडरी oocyte के कांटेक्ट में जब स्पर्म आएगा तभी मियोसिस 2 कंप्लीट होगा। और अगर नहीं आता है स्पर्म तो कभी भी ओवम का फॉर्मेशन नहीं होगा, वो सेकेंडरी oocyte की फॉर्म में ही रह जाएगा, ओवम का फॉर्मेशन नहीं करेगा। रिमेंबर दिस, ओवम का फॉर्मेशन तभी होगा जब स्पर्म उसके कांटेक्ट में आएगा। क्लियर? यानी ओवम का फॉर्मेशन हुआ मतलब फर्टिलाइजेशन होगा ही होगा और प्रेगनेंसी एस्टेब्लिश होगी। तो ये डिफरेंसेस होते हैं oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस में। अब देखो आप स्पर्मेटोजेनेसिस में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म बने, यहाँ पर एक प्राइमरी oocyte से केवल एक ही ओवम बनता है, केवल एक ही ओवम बनता है। ऐसा क्यों, उसको भी हम समझ लेते हैं। देखो अगर एक प्राइमरी oocyte से अगर मैं 4 ओवा बना दूं, 4 ओवा बना दूं और जब इंसेमिनेशन होगा तो स्पर्म्स तो मिलियंस में आते हैं, तो पूरे चांसेस रहेंगे कि ये सारे फर्टिलाइज हो गए। ये सारे फर्टिलाइज हो गए तो एक साथ मल्टीपल एम्ब्रियोज का फॉर्मेशन होगा, जिसको हम कहते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। और हर बार 4 एम्ब्रियो का डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं हो पाता, इसलिए इस पॉली एम्ब्रियोनी को अवॉइड करने के लिए एक टाइम पर केवल एक ही ओवम का फॉर्मेशन करवाया जाता है। एनसीईआरटी ने कुछ सवाल पूछे, वो भी देख लेते हैं कि सेकेंडरी oocyte मेजॉरिटी ऑफ बल्क न्यूट्रिएंट का रख लेता है, उसका फायदा क्या है? उसका फायदा यही है कि वो आगे चल के जाइगोट को नरिशमेंट देगा। ठीक है, जो पहली पोलर बॉडी बनी उसका क्या होगा? क्या वो आगे फर्दर मियोसिस डिवीजन करेगी? फिलहाल हमें इसका आंसर नहीं पता। एट प्रेजेंट वी आर नॉट वेरी सर्टेन अबाउट दिस। इसमें अलग अलग जो है थॉट चलते हैं, कुछ कहते हैं कि होता है, कुछ कहते हैं कि नहीं होता। तो इस पर चलो डिबेट नहीं करते, इसको हम लोग यहीं खत्म करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग फॉलिकल के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो फॉलिकल है क्या, फिर उसके बाद में इसके डेवलपमेंट की बात करो। देखो हमने क्या कहा कि सेकेंडरी oocyte ओवरी से रिलीज होकर बाहर पहुंचता है फैलोपियन ट्यूब में। क्लियर? सेकेंडरी oocyte को जो है प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है, प्लस कुछ हार्मोन भी हमें इससे रिलीज करवाने हैं। समझ में आ रहा है? अब जैसे कि मेल के अंदर तो हार्मोन्स किसने रिलीज कर दिए थे? टेस्टिस ने ही रिलीज कर दिए थे, सेल्स वहाँ पे प्रेजेंट थे। फीमेल में एक जो oocyte रहता है, उस oocyte के चारों तरफ एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको कहा जाता है फॉलिकल। फॉलिकल इसको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करेगा और प्लस ये एंडोक्राइन फंक्शन भी कैरी आउट करता है। तो की डेवलपमेंट की हम बात करते हैं। देखो यहाँ से शुरू करते हैं। ये है बीच में प्राइमरी oocyte, ये प्राइमरी oocyte और ये प्राइमरी oocyte का न्यूक्लियस। इस प्राइमरी oocyte के चारों तरफ जो ओवरी के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट है, वो ओवरी के जो सेल्स हैं ये इस तरीके से आकर इसको कवर कर लेते हैं। इन सेल्स को कहा जाता है फॉलिकल सेल्स, क्योंकि ये फॉलिकल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ग्रेनुलोसा सेल्स या फॉलिकल सेल्स इनको कहा जाता है। अब ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसको हम कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल, यानी एक फॉलिकल का सबसे इनिशियल स्टेज क्या कहेगा? प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी से बनेगा सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल से बनेगा टर्शियरी फॉलिकल। ये इसके अलग अलग डेवलपमेंटल स्टेज है। तो हमें मेन डिफरेंसेस देखना है कि प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल और टर्शियरी फॉलिकल में डिफरेंसेस क्या क्या है। तो देखो प्राइमरी फॉलिकल में ग्रेनुलोसा सेल्स का नंबर कम है, एक लेयर बना रखी है इसने। क्लियर? और बीच में प्रेजेंट है प्राइमरी oocyte, तो ये कहलाएगा प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल आगे डेवलप करता है और देखो नंबर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स बढ़ गए और मल्टीपल लेयर्स में अरेंज हो गए, प्लस उसके चारों तरफ एक नई वॉल आकर बन गई है जिसका नाम है थीका। क्या थीका प्राइमरी फॉलिकल में थी? नहीं थी। सेकेंडरी फॉलिकल में थीका भी प्रेजेंट है
और सेकेंडरी फॉलिकल में ग्रेनुलोसा लेयर्स जो है वो ज़्यादा है, तो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। फिर फर्दर ये जो ग्रेनुलोसा सेल्स है अपने आप को कुछ इस तरीके से अरेंज कर लेते हैं, यानी कुछ सेल्स तो पूरे के पूरे इस साइड के चारों तरफ आ जाएंगे और कुछ सेल्स फॉलिकल की बाउंड्री में आ जाएंगे और बीच में एक स्पेस रह जाएगी जिसको हम कहते हैं एंट्रम। इस एंट्रम में बेसिकली फ्लूइड भरा हुआ रहता है। तो ये प्राइमरी oocyte, ये एंट्रम और ये ग्रेनुलोसा सेल्स अलग अलग तरीके से अरेंज हो गए, इसलिए बीच में एंट्रम बन गया। और थीका जो है वो डिस्टिंग्विश होकर दो लेयर बना दिया, थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना। सेकेंडरी फॉलिकल में सिर्फ हमने क्या लिखा, थीका। या हम क्या कह रहे हैं कि थीका के दो पार्ट हैं, थीका इंटरनल यानी अंदर और थीका एक्सटर्ना यानी कि बाहर की तरफ जो प्रेजेंट होती है। तो थीका इंटरना एक्सटर्ना प्लस एंट्रम इसका करेक्टर है, टर्शरी फॉलिकल का करेक्टर है। बाद में टर्शरी फॉलिकल और इसमें होकर मैच्योर हो जाता है और अब ये क्या कहलाएगा, ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफ ने इसका डिस्कस किया था इसलिए इसको ग्राफियन फॉलिकल कहा जाता है। ये ग्राफियन फॉलिकल का ओवरऑल स्ट्रक्चर है, देखो थीका एक्सटर्ना, इंटरना, एंट्रम, ग्रेनुलोसा के सेल्स और कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा क्या है, बेसिकली ये जो फॉलिकल के सेल्स हैं, जो ग्रेनुलोसा सेल्स हैं जो इस oocyte को कवर करके रखते हैं, ये पूरा जो लेयर बना दिया इसने फॉलिकल सेल्स ने, ये सारे लेयर को हम क्या कहते हैं, इस पूरी लेयर को हम क्या कहते हैं, कोरोना रेडिएटा। और ये कोरोना रेडिएटा किन सेल से बनी है, फॉलिकल के सेल्स से जो है इसका फॉर्मेशन होता है। तो ओवरऑल जो है फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है। बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक आते आते जो है बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल्स डीजनरेट हो जाते हैं, यानी इस तरह के बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल्स का फॉर्मेशन होता है बर्थ से पहले, लेकिन बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक इनमें काफ़ी डीजनरेशन हो जाता है। और प्यूबर्टी आते आते एक फीमेल में केवल 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स हर ओवरी में बचते हैं केवल, और वो भी नंबर बहुत है। हर ओवरी में कितने बच रहे हैं, 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स अभी भी बचते हैं जो आगे फर्दर डेवलपमेंट करेंगे। तो फॉलिकल डेवलपमेंट को एक साथ में मैं oogenesis के साथ जोड़ूँ तो वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। देखो उगोनिया में माइटोसिस डिफरेंशिएशन हुआ, प्राइमरी oocyte बना, प्राइमरी oocyte के चारों तरफ ग्रेनुलोसा सेल्स आकर सराउंड करने लगेंगे, प्राइमरी फॉलिकल बनेगा जिसपे थीका डेवलप होगी, सेकेंडरी फॉलिकल बनेगा, इसमें एक एंट्रम डेवलप होगा, टर्शरी फॉलिकल बन गया। अब ये प्राइमरी oocyte इस टर्शरी फॉलिकल में इंक्रीज होता है साइज में और मियोसिस फर्स्ट करता है। मियोसिस फर्स्ट करेगा और प्रोफेज फर्स्ट पे आकर ये स्टेज रुक जाएगी। प्रोफेज फर्स्ट रुक गई, अब होगा फीमेल का बर्थ। अब ये प्रोसेस आगे कंटिन्यू कब होगा, जब प्यूबर्टी आएगी। प्यूबर्टी आएगी तो मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होगा, सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होगा और टर्शरी फॉलिकल अब आगे और एनलार्ज होकर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ग्राफियन फॉलिकल में। अब मीनवाइल इस एग के चारों तरफ एग खुद एक लेयर रिलीज करता है जिसका नाम है जोना पेल्यूसिडा। यहाँ देखो आप, देखो ये ओवम हालांकि सेकेंडरी oocyte, देखो अब स्पर्म जब तक नहीं आता ये ओवम नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये सेकेंडरी oocyte, ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, देखो ये जो मैंने येलो में दिखाई आपको, ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये जो लेयर है ये जोना पेल्यूसिडा है। जोना पेल्यूसिडा ओवम खुद रिलीज करता है, सेकेंडरी oocyte रिलीज करता है और किसी सेल की नहीं बनती, इस बात का ध्यान रखें। और ये जो बाहर आपको सेल्स दिख रहे हैं, मैंने अभी आपको बताए थे फॉलिकल सेल्स जो इसके साथ ही रिलीज होते हैं, ये बनाते हैं कोरोना रेडिएटा। तो ये हो गए सेल्स ऑफ द कोरोना रेडिएटा। सबसे मेजर डिफरेंस है, कोरोना रेडिएटा सेल्स की बनती है जबकि जोना पेल्यूसिडा किसी भी सेल की नहीं बनती। और यहाँ पे आपको एक ग्रीन कलर का लेयर दिख रहा होगा, देखो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये जोना पेल्यूसिडा, इसके बीच में ग्रीन कलर का स्पेस दिख रहा है, इसको हम कहते हैं पेरीवाइटलाइन स्पेस, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जोना पेल्यूसिडा के बीच में प्रेजेंट है। तो सेकेंडरी oocyte अब अपने चारों तरफ एक लेयर बनाता है जिसका नाम है जोना पेल्यूसिडा। एक बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है बेटा, इसके बहुत सारे फंक्शंस है इसके। फिर ग्राफिन फॉलिकल एक दिन रप्चर हो जाएगा और ग्राफिन फॉलिकल जब रप्चर होगा तो ये पूरा सेकेंडरी oocyte उसके साथ में रिलीज होकर ओवरी से बाहर आ जाएगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ओव्यूलेशन, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे पे होता है। और जैसे ही वो ओवरी से बाहर आएगा उसको कौन कैच कर लेगा, फिम्ब्री है जो इनफंडिबुलम पे प्रेजेंट है। तो सेकेंडरी oocyte के चारों तरफ कौन कौन से लेयर्स हैं, सबसे अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर जोना पेल्यूसिडा और सबसे बाहर कोरोना रेडिएटा। ये चीजें जो है आपको अच्छे से समझनी है। चलो अपना नेक्स्ट टॉपिक तो वैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल रहेगा, लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल समझने से पहले मैं दो चीज़ें बता दूं ताकि मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत इजीली आपको समझ में आ जाए। पहले तो ये एनसीईआरटी का पिक्चर, एनसीईआरटी ने देखो ओवरी का सेक्शन दिखा रखा है आपको। ये बीच वाला पोर्शन जहाँ पे फॉलिकल्स प्रेजेंट नहीं है ये तो क्या है, मेडुला, और जहाँ पे फॉलिकल्स प्रेजेंट है वो क्या है, कॉर्टेक्स। बिल्कुल सही बात है। ये ब्लड वेसल्स शो कर रखी है ओवरी में, ये देखो अलग अलग लेयर्स में शो कर रखे हैं प्राइमरी फॉलिकल्स, सॉरी स्टेजेस में। फिर यहाँ पे शो कर रखा है टर्शरी फॉलिकल जिसमें एंट्रम प्रेजेंट है, ये देखो एंट्रम। ये मैच्योर फॉलिकल ग्राफिन फॉलिकल, ये ग्राफिन फॉलिकल रप्चर हुआ और उसने सेकेंडरी oocyte रिलीज किया, ये यहाँ पर देखो करेक्शन है,
ये ओवम नहीं होगा, ये क्या होगा, सेकेंडरी oocyte में। वापस रिपीट कर रहा हूँ, ओव्यूलेशन में ओवरी से जो बाहर निकलता है, रिलीज होता है, वो ओवम नहीं होता, वो क्या होता है, सेकेंडरी oocyte। ओवम का फॉर्मेशन तो बेटा तब होगा जब स्पर्म आकर इसके contact में आएगा। अब देखना बेटा, ग्राफिन फॉलिकल जब रप्चर होगा, अगर आपने ये कंसेप्ट समझ लिए तो मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि जब ग्राफिन फॉलिकल रप्चर होगा तो उससे सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज ओव्यूलेशन। और जो पीछे पोर्शन बच गया, देखो ये सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ, अभी जो पीछे ग्राफिन फॉलिकल वाला पोर्शन बच गया, ये कन्वर्ट होकर एक येलो बॉडी बनाता है जिसका नाम है कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, और ये कॉर्पस ल्यूटियम एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन, और रिलैक्सिन की ये कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज करता है। नीट 2022 का सवाल है, ध्यान रखना कि रिलैक्सिन कौन रिलीज करता है, आंसर है कॉर्पस ल्यूटियम। तो प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन, ये तीनों कौन रिलीज करता है, कॉर्पस ल्यूटियम। क्लियर। अब इस कॉर्पस ल्यूटियम का आगे चल के होगा क्या, पहले उसको अच्छे से समझ लो, फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल और आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। देखो कॉर्पस ल्यूटियम का आगे क्या होगा, देखो 14th डे जो होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल का, उस पे तो हो जाएगा ओव्यूलेशन और कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होने लगेगा। अब अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम परसिस्ट करेगा, यानी ये ब्रेकडाउन नहीं होगा। अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो कॉर्पस ल्यूटियम परसिस्ट करेगा, ब्रेकडाउन नहीं होगा, और ये प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता रहेगा, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन बहुत जरूरी है प्रेगनेंसी के लिए। ध्यान रखना, प्रोजेस्टेरॉन इज द मेन प्रेगनेंसी हार्मोन। अगर प्रेगनेंसी के वक्त प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन आ जाता है तो अबॉर्शन पॉसिबल है, इसलिए प्रोजेस्टेरॉन बहुत जरूरी है। तो अगर फर्टिलाइजेशन होगा मतलब प्रेगनेंसी एस्टेब्लिश करनी है, प्रेगनेंसी एस्टेब्लिश करनी है तो प्रोजेस्टेरॉन जरूरी है, इसलिए कॉर्पस ल्यूटियम परसिस्ट कर जाता है। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाएगा आफ्टर 10 डेज ऑफ ओव्यूलेशन। इसको समझना बेटा, देखो ओव्यूलेशन होता है 14th डे पे, 14th डे के बाद में 9 से 10 दिन बाद में जो है कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाएगा। 9 से 10वां दिन यानी या तो 23rd डे या 24th डे, इस दिन क्या हो जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट। और जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट होगा, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो है वो डाउन आ जाएगा। इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ कैसे जोड़ेंगे, कैसे समझेंगे, वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। हार्मोनल कंट्रोल मेल की एक बार बात कर लेते हैं, जैसे हमने मेल की बात किया था, यहाँ पे भी मोर और लेस सेम ही है। देखो हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा जीएनआरएच, जीएनआरएच एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा, जो गोनाडोट्रोपिन्स रिलीज करेगा। यहाँ पे भी वही नाम है, एलएच और एफएसएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, यानी वो जो ल्यूटियम पे काम करे, कॉर्पस ल्यूटियम, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये कॉर्पस ल्यूटियम को स्टिमुलेट करता है। कॉर्पस ल्यूटियम स्टिमुलेट होगा तो क्या रिलीज करेगा, प्रोजेस्टेरॉन, जो मेन प्रेगनेंसी हार्मोन है। एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करे। फॉलिकल को जब आप स्टिमुलेट करोगे तो मैंने आपको कहा था एस्ट्रोजन का फॉर्मेशन होता है, यानी एफएसएच एस्ट्रोजन रिलीज करवाता है, एलएच प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करवाता है। और एस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स और फीमेल में दूसरे रिप्रोडक्टिव फंक्शंस के लिए, यानी रिमेंबर मेन प्रेगनेंसी हार्मोन कौन सा होता है, प्रोजेस्टेरॉन होता है। चलो आगे बात करते हैं हम लोग। देखो जो सेकेंडरी oocyte ओवरी से रिलीज हुआ तो आगे चल के फर्टिलाइज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन ऐसा थोड़ी होगा कि अगर फर्टिलाइजेशन हुआ उसके बाद ही हम प्रेगनेंसी की तैयारी चालू करें, यानी प्रेगनेंसी एस्टेब्लिश करने की तैयारी चालू करें, क्योंकि टाइम में इतना अरेंजमेंट करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसलिए यूटेरस को हर वक्त तैयार फॉर अ पॉसिबल प्रेगनेंसी। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि फर्टिलाइजेशन हुआ या नहीं हुआ, हर महीने जिस एक साइकिल चलती है जिसको आप कहते हो मेंस्ट्रुअल साइकिल, और उस मेंस्ट्रुअल साइकिल में यूटेरस को हर बार प्रिपेयर किया जाता है कि अगर प्रेगनेंसी हुई तो यूटेरस को जो है चाइल्ड का कंप्लीट डेवलपमेंट करना होगा। तो मैं प्रिपरेशन ऑफ यूटेरस की बात करता हूँ, फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल पे आऊँगा। देखो आप इस बात को समझो, देखो नॉर्मल यूटेरस है और ये यूटेरस जो मुझे चाहिए प्रेगनेंसी एस्टेब्लिश करने के लिए। देखो प्रेगनेंसी एस्टेब्लिश करने का मतलब क्या होगा, जो ब्लास्टोसिस्ट है, ब्लास्टोसिस्ट आएगा और यूटेरस की वॉल पे अपने आप को इम्प्लांट कर लेगा। ये इम्प्लांटेशन बेटा तभी पॉसिबल है जब यूटेरस की वॉल थिक हो। एक थिन वॉल में इम्प्लांटेशन और फर्दर चाइल्ड डेवलपमेंट पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए यूटेरस की वॉल हर महीने थिक की जाती है। तो ये जो यूटेरस की वॉल, जो एंडोमेट्रियम, बेसिकली इस एंडोमेट्रियम की थिकनिंग होती है हर महीने, और एंडोमेट्रियम की थिकनिंग होती है ताकि पॉसिबल अगर प्रेगनेंसी हो तो यहाँ पे इम्प्लांटेशन आसानी से किया जा सके। और ये जो थिकनिंग है ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन करवाते हैं। कौन करवाता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन थिकनिंग करवाते हैं। 14th डे का ओव्यूलेशन हुआ, उसके बाद में फर्टिलाइजेशन के चांसेस हैं। अब 9 से 10 दिन तो वहाँ कॉर्पस ल्यूटियम रहेगा,
9 से 10 दिन कॉर्पस ल्यूटियम रहेगा। जब तक कॉर्पस ल्यूटियम रहेगा तब तक प्रोजेस्टेरॉन रहेगा। जब तक प्रोजेस्टेरॉन रहेगा ये थिक रहेगा। जब तक प्रोजेस्टेरॉन रहेगा एंडोमेट्रियम थिक होगा। 23rd डे और 24th डे, जैसा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, 23rd डे 24th डे पे अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम डिसइंटीग्रेट होगा और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल नीचे आ जाएगा। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जैसे ही कम होगा एंडोमेट्रियम का ब्रेकडाउन हो जाएगा। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जैसे ही कम होगा 24th डे पे, तो ये क्या होगा, एंडोमेट्रियम का ब्रेकडाउन। और एंडोमेट्रियम का ब्रेकडाउन होगा तो उस ब्रेकडाउन की वजह से ब्लीडिंग इंड्यूस होती है, और यही ब्लीडिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल में जब आपके तो मेंस्ट्रुअल फेज ये उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। वापस इस डायग्राम के थ्रू देखो, यानी हम क्या कर रहे हैं, हर बार यूटेरस की एंडोमेट्रियम थिक कर रहे हैं ताकि पॉसिबल अगर प्रेगनेंसी हो तो उसको सस्टेन किया जा सके। लेकिन 23rd से 24th डे तक वेट किया जाता है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ होगा तो 23rd डे 24th डे पे कॉर्पस ल्यूटियम ब्रेकडाउन होगा यहाँ पे, और जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम ब्रेकडाउन होगा प्रोजेस्टेरॉन कम हो जाएगा और ये एंडोमेट्रियम का ब्रेकडाउन हो गया, जिसकी वजह से शुरू हो जाएगी ब्लीडिंग, जिसकी को हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो अभी मैं आपको थोड़ी देर में पढ़ाऊंगा। चलो फिर थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। और अगर हाँ समझो अगर फर्टिलाइजेशन हुआ सर, तो अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहेगा। कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहेगा तो प्रोजेस्टेरॉन रहेगा, प्रोजेस्टेरॉन रहेगा तो इसका ब्रेकडाउन नहीं होगा। यानी अगर फर्टिलाइजेशन हुआ है, इम्प्लांटेशन हुआ है तो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग नहीं होती। इसलिए हम कहते हैं कि लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन, यानी अगर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग नहीं हुआ तो पॉसिबली वो प्रेगनेंसी हो सकती है। पॉसिबली बोला, हर बार ऐसा नहीं होता, कई बार माल नरिशमेंट स्ट्रेस की वजह से भी ऐसा हो जाता है कि ब्लीडिंग नहीं हो पाती। आई होप बिल्कुल क्लियर है ये कंसेप्ट आप लोगों को कि एंडोमेट्रियम को हमने थिक किया इम्प्लांटेशन के लिए। अगर फर्टिलाइजेशन की थिकनेस मेंटेन करेगा प्रोजेस्टेरॉन और इम्प्लांटेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन नहीं तो एंडोमेट्रियम का ब्रेकडाउन होगा, साथ में उसकी ब्लड वेसल्स भी ब्रेकडाउन होगी तो ऑब्वियसली ब्लीडिंग होगी, और इस ब्लीडिंग को हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन अगर हुआ इसका मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, और मेंस्ट्रुएशन अगर टाइम पे नहीं हुआ उस साइकिल के दौरान तो इसका मतलब है वहाँ पे प्रेगनेंसी एस्टेब्लिश हुई होगी। इसका मतलब है हुई होगी प्रेगनेंसी एस्टेब्लिश, 100% हुई है, इसकी कोई गारंटी नहीं है क्योंकि दूसरे फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। चलो फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल से हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। देखो सबसे पहली बात, मेंस्ट्रुअल साइकिल केवल फीमेल प्राइमेट्स में होती है। प्राइमेट्स मतलब कि मंकीज, ह्यूमन बींग्स और एप्स, ये सब प्राइमेटा जो अपना ऑर्डर है उसके अंदर आते हैं। फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल जब प्यूबर्टी के टाइम पे शुरू होती है, तो जब प्यूबर्टी हिट करेगी तो जो सबसे पहली मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी उसको तो कहा जाएगा मेनार्क, जो प्यूबर्टी पे आएगी। और सबसे लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है उसको कहा जाएगा मेनोपॉज, यानी लास्ट मेंस्ट्रुएशन इज मेनोपॉज, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन इज मेनार्क। और ये करीब 50 की एज में जो है एक फीमेल में रहता है, यानी एक फीमेल की प्रोडक्टिव लाइफ मेनार्क से लेकर मेनापॉज तक रहती है। मेंस्ट्रुएशन हर 28 से 29 दिन में रिपीट होता है। देखो मेंस्ट्रुएशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल में डिफरेंस है। द एंटायर साइकिल इज कॉल्ड एज मेंस्ट्रुअल साइकिल, और वो जो ब्लीडिंग वाला फेज है दैट ब्लीडिंग इज कॉल्ड एज मेंस्ट्रुएशन। तो हर 28 से 29 दिन में मेंस्ट्रुएशन होता है। तो एक मेंस्ट्रुएशन से लेकर नेक्स्ट 28 से 29 दिन बाद जो मेंस्ट्रुएशन हुआ उसके उस दौरान जितनी भी घटनाएं या इवेंट्स हुए उसको कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। और ये वो टाइम है जब बॉडी, फीमेल बॉडी एक पॉसिबल प्रेगनेंसी की तैयारी कर रही होती है। तो ये ओवरऑल चीज़ है, मैं आपको ये पूरा इस एनसीईआरटी के डायग्राम से समझाता हूँ। देखो यहाँ से शुरू करते हैं। देखो ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, तो एक साइक्लिक प्रोसेस को हम किसी एक सिंगल पॉइंट से शुरू करेंगे, और यहाँ पे हम मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग से शुरू करते हैं। तो जिस दिन ब्लीडिंग शुरू होती है उसको मानते हैं फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। जिस दिन ब्लीडिंग शुरू होगी वो क्या होगा, फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल पे ब्लीडिंग हो रही है, और ब्लीडिंग क्यों हो रही है बेटा, क्योंकि एंडोमेट्रियम का ब्रेकडाउन हो रहा है। यहाँ पे एंडोमेट्रियम का थिकनेस है, देखो ये एंडोमेट्रियम की थिकनेस कम हुई, ब्लीडिंग हुई। फिर बाद में जो पहला फेज जिसको आप कहते हो मेंस्ट्रुएशन फेज जब खत्म होता है तो धीरे धीरे वापस से क्या होगा, एंडोमेट्रियम जो है धीरे धीरे अपनी थिकनेस बढ़ाएगा। क्लियर, एंडोमेट्रियम अपनी थिकनेस बढ़ा रहा है, और 23rd से 24th डे तक जो ऐसा मैंने अभी आपको बताया ये थिकनेस रहेगा। फिर अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो ये वापस क्या चालू कर देगा, ब्रेकडाउन। और ये ब्रेकडाउन क्यों हुआ बेटा, प्रोजेस्टेरॉन नहीं, प्रोजेस्टेरॉन क्यों नहीं था, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम वहां पर नहीं। एक और चीज देखो, यहाँ पर ये जो थिकनिंग हुई है ये थिकनिंग हुई है एस्ट्रोजन की वजह से, और ये जो फर्दर थिकनिंग है ये एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन की वजह से। मेन इसमें प्रोजेस्टेरॉन का रोल रहता है, ध्यान रखना कि जब तक प्रोजेस्टेरॉन रहेगा ये थिक रहेगा, नहीं तो ये इसकी थिकनिंग खत्म हो जाएगी।
मेंस्ट्रुअल साइकिल को, इसलिए हम 1 से लेकर 28 या 29 दिन जितनी भी आप बोल रहे हो उसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले 5 दिन 4 से 5 दिन मेंस्ट्रुएशन वाला फेज है जिसमें ब्लीडिंग होता है। सेकंड फेज है फॉलिकुलर फेज जो 14th डे तक रहता है यहाँ पर। और थर्ड फेज है ल्यूटियल फेज या सिक्रेटरी फेज। ऐसा नाम क्यों रखा उस पर भी मैं आता हूँ। देखो 28 दिन की साइकिल है तो 14th डे तो मिडल हो गया इसका, तो मैं इसको मिडल मान के चल रहा हूँ। 14th डे और मेंस्ट्रुएशन के बीच वाला टाइम फॉलिकुलर फेज इसलिए कहलाता है क्योंकि यहाँ पे फॉलिकल्स का डेवलपमेंट दिखेगा आपको, इसलिए फॉलिकुलर फेज। ओवरी के अंदर फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है, देखो इस तरीके से फॉलिकल डेवलपमेंट हो रहे हैं, फॉलिकुलर फेज। अब धीरे धीरे फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होगा, फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होगा। एक मैच्योर फॉलिकल क्या कहलाता है, ग्राफिन फॉलिकल। हमने कहा था कि ग्राफिन फॉलिकल 14th डे पे रप्चर होता है और 14th डे पे रप्चर होने के बाद सेकेंडरी oocyte का रिलीज होता है, यानी ओव्यूलेशन कब हो गया, 14th डे पर ओव्यूलेशन हो गया। अब ये जो ओव्यूलेशन हुआ तो जो ग्राफिन फॉलिकल का जो रिमेनिंग पोर्शन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम में, तो कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप होने लगेगा। अब 14th डे से पहले कॉर्पस ल्यूटियम था ही नहीं, कॉर्पस ल्यूटियम था ही नहीं, इसलिए प्रोजेस्टेरॉन देखो आप बिल्कुल बढ़ ही नहीं रहा। कॉर्पस ल्यूटियम पिक्चर में कब आया, 14th डे के बाद में। जैसे ही 14th डे के बाद में कॉर्पस ल्यूटियम पिक्चर में आया, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल इंक्रीज होने लग गया। अब जब तक यहाँ पर कॉर्पस ल्यूटियम है तब तक प्रोजेस्टेरॉन बढ़ रहा है। कॉर्पस ल्यूटियम कब तक था, 23rd डे पे, आप मैच कर लो। 23rd डे पे के बाद में कॉर्पस ल्यूटियम ब्रेक डाउन होना चालू होने लगेगा, डिसइंटीग्रेट होने लगेगा। रिग्रेसिंग मतलब डिसइंटीग्रेट होता हुआ कॉर्पस ल्यूटियम। जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम का डिसइंटीग्रेशन चालू हुआ, प्रोजेस्टेरॉन भी नीचे आ गया, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल भी नीचे आ गया। और जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन का लेवल नीचे आया, अपने आप जो है जो थिकनिंग है वो अपने आप कम हो गई। तो इस तरीके से जो है आप इस पूरे साइकिल को समझ सकते हो या याद कर सकते हो। इसके और दूसरे नाम देख लेते हैं। देखो फॉलिकुलर फेज, फॉलिकल का डेवलपमेंट। ल्यूटल फेज क्योंकि यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम प्रेजेंट है। इसको प्रोलिफरेटिव फेज क्योंकि एंडोमेट्रियम का जो एंडोमेट्रियम है वो प्रोलिफरेट हो रही है, इसलिए प्रोलिफरेटिव फेज। और यहाँ पे कहते हैं हम सिक्रेटरी फेज, इसलिए कहते हैं क्योंकि इस एंडोमेट्रियम से अब सीक्रेशंस रिलीज होते हैं जो बहुत ज़रूरी है इम्प्लांटेशन के लिए। ये बेसिकली प्रोवाइड करते हैं ब्लास्टोसिस्ट को फॉर इम्प्लांटेशन। तो ये सीक्रेशंस कब आएंगे, सिक्रेटरी फेज में। कौन, यूटेरस या एंडोमेट्रियम सीक्रेट करेगा, इसलिए इसको सिक्रेटरी फेज कहा जाता है। क्लियर है, आई होप समझ में आया होगा आपको अच्छे से। पहले जो 14 डेज है उसमें देखो प्रोजेस्टेरॉन बिल्कुल लेवल को चेंज नहीं कर रहा है क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन का सोर्स कॉर्पस ल्यूटियम है जो बाद में आएगा। तो ये ग्राफ क्लियर आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे कि कौन सा ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करता है। एस्ट्रोजन तो इनिशियल 14 डेज बढ़ता है, 14th डे पे आप अगर एक चीज़ ढंग से देखें तो 14th डे पे 3 पीक मिल रहे हैं आपको, एक एस्ट्रोजन का, एक एफएसएच का और एक एलएच का। और इसमें सबसे बड़ा पीक किसका है, एलएच का पीक जो है वो सबसे बड़ा रहता है और इसी एलएच के पीक की वजह से जो है ओव्यूलेशन होता है। ग्राफिन फॉलिकल रप्चर क्यों हुआ, क्योंकि ब्लड में एलएच का लेवल बहुत हाई हो जाता है और एलएच का लेवल जब हाई होता है तो ओव्यूलेशन कहलाता है। तब आप एलएच का, एफएसएच का और एस्ट्रोजन का भी अगर आप ग्राफ समझना चाहो तो आपको क्या कैसे ध्यान रखना है कि सबसे बड़ा जिसमें पीक आएगा वो कौन सा होगा, एलएच। और 2 पीक जिसमें आ रहे हैं, यानी कि एक ही साइकिल में 2 बार एस्ट्रोजन बढ़ रहा है, प्रोजेस्टेरॉन नहीं बढ़ता, देख लो। क्लियर कंसेप्ट। तो ये इस हिसाब से आपको याद करना है और समझना है कि मैं क्वेश्चंस कर रहा हूँ। तो ये ओवरऑल मेंस्ट्रुअल फेज वगैरह जो मैंने आपको बताया, एक फटाफट और आपको बता देता हूँ। मेंस्ट्रुअल फेज 3 से 5 दिन का रहता है, यहीं से साइकिल की शुरुआत होती है। यहाँ पे ब्लीडिंग होती है जिसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन क्यों हुआ, क्योंकि एंडोमेट्रियम ब्रेकडाउन हुआ, ये सब हमने पढ़ लिया। मेंस्ट्रुएशन तभी होगा जब ओवम क्या हुआ है, फर्टिलाइज नहीं हुआ हो। अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं होता तो इस कंडीशन को हम कहते हैं अमीनोरिया और ये इंडिकेट करती है कि पॉसिबल प्रेगनेंसी है, लेकिन ये स्ट्रेस और पुअर हेल्थ की वजह से, मालन्यूट्रिशन की वजह से भी ऐसा हो सकता है। फिर आते हैं फॉलिकुलर फेज और ल्यूटियल फेज, मैंने अभी आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। ध्यान रखिएगा 14th डे पे जो एलएच में एकदम से बढ़ोतरी हुई उसको हम कहते हैं एलएच सर्ज, और उसी की वजह से है जो ओव्यूलेशन होता है ग्राफिन फॉलिकल के रप्चर होने की वजह से। छोटा सा एनसीईआरटी ने सेक्शन दिया कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन, यानी जब ब्लीडिंग होती है तो हमें किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वो टाइम होता है जब आप अपना ध्यान नहीं रखें तो उसकी वजह से काफ़ी इन्फेक्शंस जो हैं वजाइना में हो सकते हैं। कुछ खास बातें, रेगुलर खाना होता है, क्लीनिंग मेंटेन करनी होती है, प्रॉपर सैनिटरी नैपकिन्स यूज़ करने चाहिए। सैनिटरी नैपकिन्स को हर 4 से 5 घंटे या रिक्वायरमेंट के हिसाब से, फ्लो के हिसाब से जो है चेंज कर जाना चाहिए। सैनिटरी नैपकिन्स पे ब्लड लगा रहता है, इसलिए इनको प्रॉपर तरीके से डिस्पोज करना बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से आप जो है इसको टॉयलेट्स वगैरह में फ्लश कभी नहीं करें, खुले में नहीं छोड़े, उसको अच्छे से पेपर में रैप करके जो है वो आपको फेंकना चाहिए। और सैनिटरी नैपकिन यूज़ करने से पहले और बाद में जो है अच्छे से अपने हैंड वॉश करने चाहिए।
चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं हम लोग फर्टिलाइजेशन की। तो फर्टिलाइजेशन के लिए ज़रूरी है कि स्पर्म और ओवम दोनों एक साथ में एम्पुला में पहुंचे। स्पर्म जब इंसेमिनेशन किया जाता है तो स्पर्म जो है इस तरीके से वजाइना से होता हुआ यूटेरस, सर्विक्स, सर्विक्स से यूटेरस, फिर इस तरह से थमस से पहुंचता है एम्पुला में। और जो सेकेंडरी oocyte ओवरी से रिलीज होगा, फिम्ब्रिया कैच करते हैं इन्फंडिबुलम और यहाँ से पहुंचता है एम्पुला में। यानी अगर स्पर्म और ओवम साइमल्टेनियसली एक साथ एम्पुला पे पहुंचे तभी फर्टिलाइजेशन पॉसिबल है, अदरवाइज फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं हो सकता। एनसीईआरटी ने एक सवाल किया है कि सारे पॉपुलेशन फर्टिलाइजेशन क्यों नहीं होते हर पॉपुलेशन में, तो उसका रीज़न यही है कि स्पर्म और ओवम का साइमल्टेनियस पहुंचना एम्पुला में बहुत ज़रूरी है। तो जो सेक्सुअल इंटरकोर्स वाली एक्टिविटी होती है उसको तो हम कहते हैं कोइटस या कॉपुलेशन, और इंसेमिनेशन मैंने आपको बता दिया, और उसका जो है साइमल्टेनियस पहुंचना जरूरी है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, देखो आप पूरे प्रोसेस को समझो। स्पर्म सेकेंडरी oocyte की तरफ मूव करता है, सबसे बाहर क्या है, कोरोना रेडिएटा, तो स्पर्म कोरोना रेडिएटा को पेनिट्रेट करता है। कैसे पेनिट्रेट करता है, स्पर्म के एक्रोसोम में एंजाइम्स प्रेजेंट है, मैंने आपको समझाया था। फिर कोरोना रेडिएटा स्पर्म से निकलने के बाद कहाँ पे पहुंचेगा, जोना पेलुसिडा में। जैसे ही स्पर्म, या आप ऐसे समझो कि ये जोना पेलुसिडा है, तो जैसे ही स्पर्म जोना पेलुसिडा के कांटेक्ट में आता है, ये जोना पेलुसिडा में कुछ इस तरीके से बदलाव ले आता है कि जोना पेलुसिडा किसी दूसरे स्पर्म को अलाउ ही नहीं करेगी एंटर करने को। अगर एक और स्पर्म या और भी स्पर्म्स जोना पेलुसिडा एंटर करके एग तक पहुंच गए तो मल्टीपल स्पर्म्स जो है वो ओवम तक पहुंच जाएंगे। इस कंडीशन को कहा जाता है पॉलीस्पर्मी। तो ये पॉलीस्पर्मी ना हो, इसमें मेन रोल किसका है, जोना पेलुसिडा का, कि जोना पेलुसिडा अपने आप में इस तरह के बदलाव लाती है कि कोई और स्पर्म को अलाउ नहीं करती। जैसे ही स्पर्म जोना पेलुसिडा के कांटेक्ट में आया, जेडपी में बदलाव आ गए, एडिशनल स्पर्म अंदर एंटर नहीं कर पाते। स्पर्म फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जैसे ही स्पर्म क्रॉस करेगा, अब याद करो मियोसिस 2 चालू करेगा, कि अब तक क्या है, सेकेंडरी oocyte। मियोसिस 2 जैसे ही होगा, मियोसिस 2 होते ही ओवम का फॉर्मेशन होगा, ओवम का फॉर्मेशन होगा तो क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन, यानी कि जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो अब जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, जब फर्टिलाइजेशन हुआ उसी वक्त बेटा डिसाइड हो गया था कि सेक्स ऑफ द चाइल्ड क्या होता है एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। ये बात का विशेष ध्यान रखें, कैसे हो गया था। तो देखो आप, ओवम का तो एक ही टाइप होता है, एक्स, फीमेल में, ठीक है, लेकिन मेल के दो टाइप होते हैं, मेल के सॉरी स्पर्म के दो टाइप होते हैं, या तो स्पर्म एक्स वाला होगा या स्पर्म होगा वाई वाला। अगर स्पर्म एक्स वाला इस ओवम को फर्टिलाइज करेगा तो एक्स एक्स कंडीशन आएगी, यानी फीटस कैसा होगा, आगे चाइल्ड कैसा होगा, फीमेल। और अगर एक्स वाई होगा तो चाइल्ड कैसा होगा, मेल। यानी सेक्स ऑफ द चाइल्ड कब डिसाइड हो गया, फर्टिलाइजेशन के बाद नहीं, फर्टिलाइजेशन के वक्त ही डिसाइड हो गया, जब मेल का एक्स और वाई और फीमेल का एक्स कौन किसके साथ फर्टिलाइज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग जो है डिसाइड होगा। यानी कौन सा स्पर्म का टाइप जो है ओवम को फर्टिलाइज कर रहा है वो डिसाइड करेगा कि चाइल्ड का सेक्स क्या होगा। तो ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, और सेक्स ऑफ द चाइल्ड में रोल किसका है बेटा, रोल तो होता है फादर का, ना कि मदर का। मदर का इसमें कोई रोल नहीं होगा। और सन होगा या डॉटर होगी, इसके चांसेस हमेशा 50% है, क्योंकि दो ही प्रोबेबिलिटी है, या तो सन या डॉटर। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 50% सन की और 50% ही डॉटर की। और सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज डिसाइडेड बाय फादर एंड नॉट मदर। चलो अब आगे का डेवलपमेंट देखते हैं कि जाइगोट आगे डेवलप कैसे करेगा। देखो जाइगोट एक डिप्लॉइड सेल है, तो इनमें होंगे माइटोटिक डिविजन्स। इन माइटोटिक डिविजन्स को कहा जाता है क्लीवेज, और इन डिविजन्स की वजह से जो डॉटर सेल्स बनेंगी, इन डॉटर सेल्स का नाम है ब्लास्टोमियर्स। ये ध्यान रखें आप, जाइगोट एक सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर, और इसके डिवीजन से जो सेल्स बनेंगे उनको क्या कहा जाता है, ब्लास्टोमियर्स। डिविजन्स को कहा जाता है क्लीवेज। यहाँ देखो आप, ये एनसीईआरटी ने बहुत खूबसूरत तरीके से इस डायग्राम को समझाया है। एनसीईआरटी कह रही है कि ये ग्राफिन फॉलिकल रप्चर हुआ और सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ, यानी ये ए क्या है, सेकेंडरी oocyte। बिल्कुल सही बात है, ये रहा सेकेंडरी oocyte। अब ये सेकेंडरी oocyte जब पहुंचा एम्प्यूला वाले स्टेज में, तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा बेटा, एम्प्यू वाले स्टेज में। तो इन्होंने यहाँ बी शो कर रखा है, ये देखो आप, ये सेकेंडरी oocyte, और इसमें एंटर कर रहे हैं स्पर्म। देखो केवल एक ही स्पर्म एंटर हुआ क्योंकि जेडपी बाकी को ब्लॉक कर देता है। उसके बाद में जब क्लीवेज डिविजन्स चालू हो जाएंगे तो ये तो जाइगोट में कन्वर्ट हो गया अब, और जाइगोट में एक सेल से दो सेल, दो से चार सेल, चार से आठ सेल, और आठ से 16 सेल। और ये जो 8 से 16 सेल यानी ब्लास्टोमियर्स वाली स्टेज है, इसको कहा जाता है मॉर्यूला। इस तरीके का एक सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर। तो जब जाइगोट आगे फर्दर डेवलप होगा तो धीरे धीरे फेलोपियन ट्यूब में आपने देखा होगा सीलिया प्रेजेंट होते हैं, तो उसकी हेल्प से ये मूव करता करता अलग अलग स्टेजेस बनाता है, दो सेल, चार सेल, 8 सेल, 8 से 16 वाली मॉर्यूला, और ये पहुंचती है फिर कहाँ पर, यूटेरस के
अंदर। अब यूटेरस में आने जब ये पहुंचती है तब तक ये कन्वर्ट हो जाता है ब्लास्टोसिस्ट में, यानी मोरुला किस में कन्वर्ट हो गया, ब्लास्टोसिस्ट में। ये ब्लास्टोसिस्ट का स्ट्रक्चर है जो मैं अभी आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा। और ये ब्लास्टोसिस्ट ही आकर यहाँ पर इम्प्लांट होता है यूटेरस की वॉल में। ये ध्यान रखना आपको, इम्प्लांटेशन किसका होगा, ब्लास्टोसिस्ट का जो है इम्प्लांटेशन होगा। यानी कि पहले बनेगा मोरुला और मोरुला से बनेगा बाद में ब्लास्टोसिस्ट। तो जाइगोट से डेवलप होगा मोरुला, मोरुला से बनेगा ब्लास्टोसिस्ट और ब्लास्टोसिस्ट से बनेगा बाद में गैस्ट्रुला, जिस पे अभी हम थोड़ी देर में आएंगे। हम बात करें यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट की, तो देखो ब्लास्टोसिस्ट में हुआ क्या कि जो मोरुला के जितने भी ब्लास्टोमियर्स हैं ये अपना नंबर और इंक्रीज करते हैं। बाद में ब्लास्टोमियर्स अपने आप का अरेंजमेंट कैसे शो करते हैं कि कुछ ब्लास्टोमियर इस तरह का एक बाउंड्री बना देते हैं जिसको हम कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट। ये ट्रोफोब्लास्ट ही यूटेरस की वॉल के साथ जाकर अटैचमेंट शो करेगी। और कुछ जो ब्लास्टोमियर्स है वो आकर इस तरीके से ट्रोफोब्लास्ट से अंदर की तरफ एक मास ऑफ सेल्स बना देते हैं और ट्रोफोब्लास्ट से अटैच होते हैं, जिसको कहते हैं इनर सेल मास। ये ध्यान रखना बेटा, एम्ब्रियो केवल इसी इनर सेल मास से बनता है। ट्रोफोब्लास्ट का कोई भी सेल एम्ब्रियो का कोई भी पार्ट नहीं बनाता, ये ध्यान रखा। ट्रोफोब्लास्ट केवल इम्प्लांटेशन में हेल्प करती है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं करती है। एम्ब्रियो बनता है इनर सेल मास से। इस इनर सेल मास के अंदर कुछ स्टेम सेल्स भी प्रेजेंट है, जिसके बारे में आपने बेशक सुना होगा कि स्टेम सेल्स में कैपेबिलिटी है कि ये किसी भी टिश्यू और ऑर्गन्स का जो है डेवलपमेंट कर सकते हैं। यानी पूरा एम्ब्रियो कहाँ से फॉर्म होगा, एम्ब्रियो फॉर्म होगा इनर सेल मास से। चलो फिर अब ओवरऑल हुआ क्या, पूरा प्रोसेस एक बार वापस देख लेते हैं। जाइगोट में क्लीवेज हुआ, नंबर ऑफ सेल्स 2, 4, 8 और 16 बन गए। मोरुला स्टेज आई, ब्लास्टोसिस्ट स्टेज आया और ब्लास्टोसिस्ट का जो ट्रोफोब्लास्ट है वो जाकर एंडोमेट्रियम से अटैच हो जाएगा। अब जब ट्रोफोब्लास्ट जाकर एंडोमेट्रियम से अटैच हुआ तो देखो आप, ये बीच में ब्लास्टोसिस्ट है, ये देखो आप कितना अच्छा डायग्राम है, ये ट्रोफोब्लास्ट और ये इनर सेल मास। अब जब ये आकर इससे अटैच हो गया तो ये जो यूटेरस का जो एंडोमेट्रियम है ये पूरी तरीके से इसको कवर कर लेगा बेटा, इसी को इम्प्लांटेशन कहते हैं। ऐसा नहीं होगा कि ब्लास्टोसिस्ट जाकर केवल अटैच हो गया सरफेस पे, नहीं, वो वहां जाके अटैच होगा और यूटेराइन म्यूकोसा इसको पूरी तरीके से अंदर धसा देगा, इसको एम्बेड कर देगा पूरी तरीके से। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। ये केवल सरफेस पे अटैच्ड नहीं होता। यूटेराइन सेल्स अब डिवाइड होंगे और ब्लास्टोसिस्ट को पूरी तरीके से क्या कर लिया उसने, कवर कर लिया। तो यानी ब्लास्टोसिस्ट पूरी तरीके से एंडोमेट्रियम में एम्बेड हो गया। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। अब क्या होगा, इस इम्प्लांटेशन होने के बाद में ये जो ट्रोफोब्लास्ट है और ये जो यूटेराइन टिश्यू है, ये दोनों ही, यानी मदर का यूटेरस का जो एंडोमेट्रियम है वो और जो ट्रोफोब्लास्ट है, ये ट्रोफोब्लास्ट कुछ लेयर्स बनाता है फर्दर, जिसको और डिटेल में नहीं जाएंगे हम, ये आपस में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाते हैं। इसको ऐसे समझ लो कि ये यूटेरस के एंडोमेट्रियम के फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस और ये ट्रोफोब्लास्ट के फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जिनको हम लोग इसको कहते हैं कोरियोनिक विलाय। कोरियोनिक विलाय इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जो ट्रोफोब्लास्ट है वो एक लेयर बनाता है जिसका नाम है कोरियन। तो इस कोरियन पे विलाय यानी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स, ये यूटेरस के फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स, ये कोरियोनिक विलाय फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स, ये आपस में इस तरीके से एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, इंटर डिजिटेट। देखो वर्ड कैसे बनाए, डिजिट्स, तो ये डिजिट्स का आपस में इंटर डिजिटेशन कहलाता है। तब जाकर एक बहुत ही टाइट कॉन्टैक्ट जो है फीटस और मदर टिश्यू में बनता है, जिसको हम कहते हैं प्लेसेंटा। तो ये प्लेसेंटा का फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से होता है कि कोरियोनिक विलाय अपीयर होते हैं ट्रोफोब्लास्ट के ऊपर, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, और कोरियोनिक विलाय और यूटेराइन टिश्यू एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, इंटर डिजिटेट, और एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बनाते हैं एम्ब्रियो और मदर के बीच में, जिसको कहा जाता है प्लेसेंटा। ठीक है, इनके फंक्शंस पे अभी हम थोड़ी देर में आएंगे। तो ये हो गया पूरा का पूरा इम्प्लांटेशन। फिर ब्लास्टुला से कौन सा स्टेज आता है, गैस्ट्रुला। गैस्ट्रुला का नाम नहीं लिया एनसीईआरटी ने, लेकिन इसके बारे में मेंशन जरूर किया है, तो मैं एक बार बता देता हूँ। देखो गैस्ट्रुला वो स्टेज है जहाँ पर अब एम्ब्रियो के अंदर 3 जर्मिनल लेयर्स बन जाएगी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। हम ह्यूमन फिजियोलॉजी में हर बार हर ऑर्गन हर टिश्यू के आगे लिखते हैं ना कि ये मेसोडर्म से बना, ये एक्टोडर्म से बना। तो ये एक्चुअल में इनका मीनिंग ये होता है कि गैस्ट्रुला में जो है 3 लेयर्स बनती है। सबसे बाहर वाली, एक्टो मतलब बाहर, एंडो मतलब अंदर और मीजो मतलब बीच में, और इन्हीं से जो है एडल्ट्स में सारे के सारे टिश्यूज का फॉर्मेशन होता है। क्लियर। अब फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा और एक एनसीईआरटी वाला डायग्राम मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। देखो ये क्या शो कर रखा है हमने, ये यूटेरस शो कर रखा है। ये यूटेरस का ऊपर वाला पार्ट जो कि फंडस वाला पोर्शन है, इस फंडस वाले पोर्शन में ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन सारे, ये क्या है, कोरियोनिक विलाय। ये क्लियर, ये सारी की सारी कोरियोनिक विलाय, इसमें ये एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, ये एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है। ये पूरा प्लेसेंटा बना दिया उसने अच्छे से, और प्लेसेंटा और एम्ब्रियो के बीच में एक कनेक्टिंग डक्ट है जिसको कहा जाता है अम्बिलिकल कॉर्ड, जो किसको कनेक्ट करती है, एक तरफ प्लेसेंटा को और एक तरफ एम्ब्रियो को। अब हो क्या रहा है कि एम्ब्रियो में जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट बन रहा है, जैसे कि CO2 या नाइट्रोजनस वेस्ट, ये अम्बिलिकल कॉर्ड से होता हुआ पहुंच जाता है मदर के अंदर।
यानी अम्बिलिकल कॉर्ड से प्लेसेंटा में, प्लेसेंटा से मदर के अंदर, और मदर से जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स हैं वो आते हैं प्लेसेंटा में और अम्बिलिकल कॉर्ड से होता हुआ पहुंचता है एम्ब्रियो में। यानी प्लेसेंटा और एम्ब्रियो के बीच का कनेक्शन हो गया अम्बिलिकल कॉर्ड। यहाँ पे शो कर रखा है योक सैक, जिसके बारे में एनसीईआरटी ने ज़्यादा बात नहीं की है, आप तो ऐसा समझ लो ये एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है बेटा, जो एम्ब्रियो के चारों तरफ प्रेजेंट रहता है। ह्यूमन बींग्स में योक सैक का ऐसा कोई फंक्शन नहीं है। एक छोटा सा फंक्शन मैं आपको बता देता हूँ, ये किसी भी फीटस की लाइफ में सबसे पहला हिमेटोपोइटिक टिश्यू है जो आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन करता है। उसके अलावा इन्होंने यहाँ शो कर रखा है एमनियन, ये भी एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन की ही कैटेगरी में आती है। एमनियन को आप अच्छे से समझ लो कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ में इसका नाम है। देखो एमनियन क्या है, ये एम्ब्रियो, और इस एम्ब्रियो को चारों तरफ से अगर आप गौर से देखोगे तो एक लेयर ने कवर कर रखा है चारों तरफ से, इस लेयर का नाम है एमनियन। ये पूरी तरीके से कवर करती है ये एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियो, ये एमनियन, और इसके बीच में एमनियोटिक फ्लूइड भरा रहता है। ये एमनियोटिक फ्लूइड का क्या काम है कि जैसे समझो कोई एकदम से प्रेशर लगता है इसके ऊपर, तो ये प्रेशर सारा कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, एमनियोटिक फ्लूइड। इस प्रेशर को एम्ब्रियो तक पहुंचने नहीं देता, और प्लस ये एम्ब्रियो को ड्राई होने से बचाता है, यानी उसके डेसिकेशन से इसको बचाने में हेल्प करता है, और ये रहेगी एमनियोटिक फ्लूइड। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ते हैं कि एक प्रोसेस होता है एमनियोसेंटेसिस, जिस प्रोसेस से हम लोग इस एमनियोटिक फ्लूइड को ज़रा सा बाहर निकाल के इसके अंदर जो फीटल सेल्स है उसको स्टडी कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल ये स्ट्रक्चर का मतलब है। प्लेसेंटा के फंक्शन दो तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ अभी, और प्लेसेंटा इसके अलावा एक टेम्पररी एंडोक्राइन टिश्यू का काम करता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन्स रिलीज करता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एचसीजी और एचपीएल, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन और ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। उसके अलावा प्लेसेंटा से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन्स भी रिलीज किए जाते हैं। क्लियर। चलो, जब प्रेगनेंसी होती है बेटा, तो प्रेगनेंसी के वक्त एक फीमेल बॉडी में और भी बहुत सारे बदलाव या और भी बहुत सारे हार्मोन्स का जो है रिलीज बढ़ जाता है। जैसे कि जो प्रेगनेंसी का लेटर फेज है, यानी जो पार्चुरेशन के टाइम पे रिलैक्सिन रिलीज करती है ओवरी, और ये जो रिलैक्सिन हार्मोन है ये पार्चुरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एचसीजी, एचपीएल और रिलैक्सिन, ये तीनों हार्मोन्स बेटा केवल और केवल प्रेगनेंसी के वक्त ही रिलीज होते हैं एक फीमेल बॉडी में। इस बात का विशेष ध्यान रखें, एनसीईआरटी बहुत अच्छे से इसको मेंशन करती है, लेकिन यहाँ पर एक टेक्निकल फॉल्ट है। मैं एचसीजी और एचपीएल को तो मानता हूँ, रिलैक्सिन जो है एक नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में भी प्रेजेंट होता है वैसे तो, लेकिन ठीक है, अपने को एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाना, तो आप तो ये ध्यान रखो कि एचसीजी, एचपीएल और रिलैक्सिन केवल प्रेगनेंसी के वक्त ही मिलेगा। उसके अलावा फीमेल बॉडी में प्रेगनेंसी के वक्त एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोजन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन, इन हॉर्मोन्स का भी जो लेवल है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाता है, और ये सब ज़रूरी है ताकि उस फीटस को आगे इसके जो ग्रोथ है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं सारे के सारे हॉर्मोन्स। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यानी कि किस मंथ में किस टाइम पे कौन सा स्ट्रक्चर डेवलप होता है वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखो, पहली बात तो जो 9 मंथ्स का जेस्टेशन है उसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, जिसको हम कहते हैं ट्राइमेस्टर। तो 3 ट्राइमेस्टर हो गए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर। आप तो ओवरऑल याद रखना कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑर्गेनोजेनेसिस का ट्राइमेस्टर है, जिसमें सारे ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है। तो पहले महीने के बाद ही हार्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। इसलिए सबसे पहला साइन अगर एक ग्रोइंग बेबी का देखना है तो आपने देखा होगा कि डॉक्टर स्टेथोस्कोप लगा के यहाँ पर जो है बेबी की हार्ट साउंड्स को सुनने का ट्राई करते हैं, क्योंकि हार्ट का फॉर्मेशन फर्स्ट मंथ के बाद हो जाता है। 2 महीने बाद लिम्स और डिजिट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। 3 महीने बाद यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन्स बन गए, यानी ऑर्गेनोजेनेसिस हो गया। लिम्स और एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स भी अच्छे से डेवलप हो जाते हैं। 5th मंथ में फर्स्ट फीटस जो है एक फीमेल को फील होगा और हेड पर हेयर बनने लगेंगे, और 6 महीने बाद में फाइन हेयर, आईलिड्स अलग हो जाती है, और इन पे आई लैशेस का फॉर्मेशन जो है वो हो जाता है। तो ये ओवरऑल कौन से टाइम पे कौन सा स्ट्रक्चर बनता है वो बात है। नेक्स्ट बात करते हैं हम पार्चुरेशन। पार्चुरेशन का मतलब होता है बेबी की डिलीवरी करना, इज कॉल्ड एज पार्चुरेशन, यानी डिलीवरी और एक्सपल्शन ऑफ फीटस इज कॉल्ड एज पार्चुरेशन। इस प्रोसेस को समझो बेटा। देखो, जैसे ही 9 मंथ्स कंप्लीट हुए, फीटस पूरी तरीके से बन गया। अब 9 मंथ्स कंप्लीट होने के बाद में फीटस और प्लेसेंटा दोनों मिलकर पार्चुरेशन के सिग्नल्स सेंड करते हैं। इन सिग्नल्स की वजह से यूटेरस में बहुत हल्के हल्के कॉन्ट्रैक्शंस चालू हो जाते हैं। किसकी वजह से? मायोमेट्रियम की वजह से, जिसको कहा जाता है फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। इन माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन की देखना, इसको समझना बेटा बहुत अच्छे से कि यूटेरस है, यूटेरस में बहुत हल्के कॉन्ट्रैक्शंस चालू हो गए। जैसे यूटेरस का मायोमेट्रियम हल्के कॉन्ट्रैक्शन चालू करता है, ये स्टिमुलेट करता है मैटरनल पिट्यूटरी, यानी मैटरनल मदर की जो पिट्यूटरी है, और मदर की पिट्यूटरी रिलीज करती है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जैसे ही रिलीज होता है, ये ऑक्सीटोसिन यूटेरस की स्मूथ मसल्स पे काम करता है और उनका कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। यानी इस बात को समझें आप, इस रिफ्लेक्स को समझें कितना इंपॉर्टेंट और कितना अच्छा रिफ्लेक्स है ये।
यूटेरस के माइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करते हैं, पिट्यूटरी ऑक्सीटोसिन रिलीज करती है जो और कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाता है, और कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता है ये और पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है, पिट्यूटरी और कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाता है, और कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा ये और पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा, कॉन्ट्रैक्शंस और बढ़ेंगे। इस तरीके से होते होते इन रिफ्लेक्सेस की वजह से कॉन्ट्रैक्शंस इतने सीवियर होते हैं कि जो फीटस है वो जो है डिलीवर हो जाता है। यानी जो कॉन्ट्रैक्शन माइल्ड तरीके से शुरू हुए थे वो बहुत स्ट्रॉन्गर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस बन गए और इस रिफ्लेक्स की वजह से और सीवियर कॉन्ट्रैक्शंस जिसकी वजह से पार्चुरेशन होता है वाया दी बर्थ कैनाल में। से एक सिंगल पिक्चर से आपको जो है पार्चुरेशन बहुत क्लियरली आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। यानी मेन पार्चुरेशन हार्मोन कौन सा होगा? ऑक्सीटोसिन। कई बार ऐसा होता है कि प्रोलॉन्ग्ड लेबर हो गया, फीमेल को पेन तो हो रहा है लेकिन डिलीवरी नहीं हो पा रही, तो ऐसे केस में डॉक्टर्स जो है ऑक्सीटोसिन इंजेक्ट कर देते हैं। और डिलीवरी के बाद कई बार जो प्लेसेंटा जो होता है वो भी यूटेरस के जो है यूटेरस से बाहर निकाल दिया जाता है। ये देखो एक पिक्चर में आपको ऐसा प्लेसेंटा शो कर रखा है और ये जो है ये है इसकी ट्यूब जो उसको उसके साथ में अम्बिलिकल कॉर्ड जो उसको उसके साथ में कनेक्ट किए थे। सबसे लास्ट टॉपिक है अपना लैक्टेशन। लैक्टेशन का मतलब होता है मिल्क का फॉर्मेशन। बेसिकली आप एक सिंगल सा पिक्चर देखो, आप देखो प्यूबर्टी के टाइम पे फीमेल रिप्रोडक्टिव जो फीमेल जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं, मेमोरी ग्लैंड्स में नंबर ऑफ डक्ट्स और नंबर ऑफ एल्विलाई देखो, और मैच्योर वर्जिन में ये धीरे धीरे जो है बढ़ता जा रहा है। और लैक्टेशन प्रेगनेंसी के टाइम पे डक्ट्स बढ़ गए, एल्विलाई का नंबर बढ़ गया, और लैक्टेशन के टाइम देखो आप कितने सारे एल्विलाई और कितने सारे डक्ट। ये सब क्यों किया? ताकि जो है जो बेबी है उसको फीड किया जा सके। क्लियर? आप साइज देखो, नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में, प्रेग्नेंट फीमेल में और लैक्टेटिंग फीमेल में, लैक्टेटिंग मतलब फीडिंग फीमेल में नंबर ऑफ एल्विलाई ब्रेस्ट का साइज बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है ताकि बेबी का फीडिंग में किसी तरह का कोई रुकावट नहीं आए। तो मेमोरी ग्लैंड्स प्रेगनेंसी के वक्त डिफ्रेंशिएट होती है। कैसे डिफ्रेंशिएट होती है मैंने बताया। और एंड ऑफ प्रेगनेंसी प्रोसेस जिसको लैक्टेशन कहा जाता है उसके हेल्प से जो है मिल्क सिंथेसाइज करके रिलीज किया जाता है और वो काम क्या करेगा? न्यूबॉर्न को फीड करेगा। इनिशियल टाइम पे जो इनिशियल पहले दिन में लैक्टेशन के जो मिल्क प्रोड्यूस होता है उसको कहा जाता है कोलेस्ट्रम। इस तरह का येलोइश कलर का मिल्क होता है। देखो ये नॉर्मल मिल्क ऐसा रहता है जो आफ्टर फ्यू डेज रिलीज होता है, और इनिशियल डेज में जो रिलीज हुआ वो है कोलेस्ट्रम। ये कोलेस्ट्रम इसलिए खास है बेटा क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स और बहुत सारी एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है, IgA इम्यूनोग्लोबुलिन, जो बहुत ज़रूरी है इन्फेंट्स में इम्यून सिस्टम को डेवलप करने में, रेजिस्टेंस डेवलप करने में। और डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि कोलेस्ट्रम को जो है अच्छे से जो है फीड किया जाना चाहिए एक हेल्दी बेबी को। तो ये था मेरा गन शॉट पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होगी अच्छे से। फिर भी अगर आपको किसी तरह के डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आके डाउट्स हम बता दीजिए, जो है हम उसका रिप्लाई करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस।